तो आफ्टर द रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 के कंसेप्ट्स ऐसे बेसिक्स, देन चैप्टर 1 एसेस, चैप्टर 3 एसेस, ऑलराइट, यानी दो पार्ट्स ऑफ मैराथन हो चुके हैं। वी आर नाउ इन द थर्ड पार्ट ऑफ द मैराथन एंड चलो इसमें सब कंटिन्यू करते रहते हैं। सो चैप्टर 5, 7 एंड 8, एक में ऐसे 240, चैप्टर 5 विद चैप्टर 7 एज पर द मॉड्यूल ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग एंड चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये तीनों पे फोकस होगा। सो ऐसे 240 से स्टार्ट करते हैं, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबको पता है जब फ्रॉड की बात चलती है इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो भाई प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ये सब मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का होता है। ऑडिटर का तो मेन ड्यूटी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, ऑडिटर साहब ये जरूर एक्सपेक्ट करो कि वो क्वेश्चनिंग माइंड से काम करे, लेकिन ऑडिटर अलग से फ्रॉड डिटेक्ट करने नहीं आया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर उसे कुछ सस्पिशियस दिखा, देन ऑडिटर इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, बट डोंट एक्सपेक्ट ऑडिटर टू सेपरेटली कंडक्ट ऑडिट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड। ही इज हियर टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड, ऑडिटर फ्रॉड के लिए तभी लायबल हो सकता है ओनली if it is proved that he was grossly negligent, careless in the conduct of his professional duties. All right, तो ये चीजें चैप्टर 1 से चली आ रही है, लेकिन अब ये चीजों को सब साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले तो फ्रॉड का डेफिनेशन दिया है, जो आप सीए फाउंडेशन लेवल से पढ़ते आ रहे हो, सीपीटी लेवल से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई भी इंटेंशनल एक्ट जो विद द पर्पस टू चीट समवन किया जाता है टू गेन सम काइंड ऑफ अनजस्ट, इलीगल, अनफेयर एडवांटेज। ऑलराइट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज एज पर ऐसे 240, जो मैंने स्टार्टिंग के अभी 1 मिनट में बोला, दैट इज इंपॉर्टेंट। लुक एट दिस, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का। फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कंसेप्ट, तो ऑडिटर से इतना भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको सब फ्रॉड फाइंड आउट करके दे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑडिटर कहां पे फोकस कर सकता है? फ्रॉड दैट कॉजेज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट है, कुछ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स वगैरह हुआ है, तो फिर आप फिर भी थोड़ा बहुत ऑडिटर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन समझो अगर कोई ऐसा फ्रॉड है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट दिखता ही नहीं है, यू कैन नॉट जस्ट सी द इफेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट कोई एम्प्लॉय है जिसने कस्टमर का डेटाबेस कॉम्पिटिटर को बेच दिया, और एम्प्लॉय हैज सोल्ड द कस्टमर डेटाबेस एंड द ट्रेड सीक्रेट्स टू सम कॉम्पिटिटर, फॉर दैट एम्प्लॉय रिसीव्ड कैश। नाउ एनी इफेक्ट ऑफ दिस फ्रॉड विल नॉट बी विजिबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दूर दूर तक ऑडिटर से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, यू नो, नॉट इवन टू हैव अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव टू डिटेक्ट सच काइंड ऑफ फ्रॉड। ऑलराइट, तो इसलिए कहा जाता है दैट ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद फ्रॉड दैट कॉजेज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैनिपुलेशन, जिसे कहा जाता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द मैनेजमेंट, ये थोड़ा मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड होता है। और दूसरा है मिसस्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, कैश, इन्वेंट्री, ये सब का मिस अप्रोप्रिएशन, ये थोड़ा एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड होता है। बिकॉज इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं यू विल सी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दैट इज द रीजन कि चलो यार एटलीस्ट एज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर से फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो टू डिटेक्ट सच फ्रॉड, लेकिन प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी विल ऑलवेज बी ऑफ द मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। बाकी सबको पता है कि ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, जो हम लोग चैप्टर 1 में डिस्कस करते हैं। दैट इज व्हाई देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट इवन दो ऑडिट इज प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड परफॉर्म, फिर भी सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स में नॉट बी डिटेक्टेड। फिर ऑडिटर को थोड़ा डिफेंड करना है कि बॉस फ्रॉड को डिटेक्ट करना इज मच डिफिकल्ट, यानी कि रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। ऑडिटर से ये तो एक्सपेक्ट ही मत करना कि वो आपको लीगल एविडेंसेस फाइंड आउट करके दे विच यू कैन प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव अ फ्रॉड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑडिटर से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट ही मे फाइंड यू सम कन्विंसिंग एविडेंस, परसुएसिव एविडेंस, कन्विंसिंग एविडेंस, ही मे हैव रीजंस टू बिलीव, बट डोंट एक्सपेक्ट ऑडिटर टू मेक लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर अ फ्रॉड हैज एक्चुअली अकर्ड और नॉट। इसका तो अलग ही ऑडिट होता है जिसका नाम होता है फॉरेंसिक ऑडिट। Then when obtaining reasonable assurance, हाँ ऑडिटर से ये जरूर एक्सपेक्ट करो to maintain an attitude of professional skepticism throughout the audit। तो ये जो चैप्टर 1 के बेसिक प्रिंसिपल्स है वैसा ही है। सर ये चीज को हमें यूज कब करना है? when we are writing the answer, let us say कि कहीं पे अगर ऑडिटर को डिफेंड करना पड़े, ऑलराइट, या ऑडिटर के बिहाफ पे आर्ग्यूमेंट्स लिखनी पड़े, या वो लोग आपको सिर्फ बोले कि भाई ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी समझाइए विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब जाके ये सारे पॉइंट्स आपके काम में आते हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ मैं आपको कब से बोल रहा हूं दैट टू टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट करके पूछ सकते हैं,
जो भी पूछा पहले थोड़ा फ्रॉड का डेफिनेशन लिखने का, and then you have to explain fraudulent financial reporting, misappropriation of asset. Fraudulent financial reporting, manipulation by the management, misappropriation of asset, employee level fraud. अब यहाँ पे जो भी देख रहे हो एवरीथिंग इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड लेट मी टेल यू, ये ऐसे 240 फिर 530 ऑडिट सैम्पलिंग चैप्टर 7 एंड एनालिटिकल प्रोसीजर चैप्टर 8, तो 3 चैप्टर में सिर्फ एक एक ऐसे है, हर एक चैप्टर में से एक एक दो क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, ऑलराइट, एंड तीनों चैप्टर मिला के इजीली 15 मार्क्स यू कैन स्कोर इन योर पेपर, ऑलराइट, ओके। सो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे अचीव करता है मैनेजमेंट? ये एक मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड है जो वो मैनिपुलेट करेगा, फॉल्स करेगा, अल्टर करेगा चीजों को, मिसरिप्रेजेंट करेगा, इंटेंशनल ओमिशन करेगा, इंटेंशनली अकाउंटिंग पॉलिसीज गलत अप्लाई करेगा। सो एम फॉर मैनिपुलेशन, एफ फॉर फॉल्सिफिकेशन, ए फॉर अल्टरेशन, ओ फॉर ओमिशन, एंड देन अकाउंटिंग पॉलिसीज का मिस एप्लीकेशन। सो एम एफ ए ओ, all right, alteration and again accounting. So you have a lot of code words, या FOMA, FAMO वगैरह कितना कुछ कर सकते हो आप इसमें, all right, FOMA accounting, MAFO accounting, all right, too many code words that you can develop. So fraudulent financial reporting इस तरीके से मैनेजमेंट अचीव करता है। How do they achieve it? All right, by doing this. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, कम ऑन, एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड, सब लोग इसको गेस कर सकते हैं। कैसे अचीव होता है? एम्बेजलिंग, यानी आपने मुझे पैसा दिया, मैंने उसको थोड़ा घुमा दिया, ऑलराइट, सो एम्बेजलिंग रिसीट्स, then stealing physical assets, or generating fake bills and asking my employer to pay something for which the entity has actually not received services. So to pay for goods and services which are not received, using an entity's assets for personal use, all right, so ESP2, so embezzling, stealing, pay and personal, all right. So you just remember these keywords. This is how it is achieved. तो कैसे अचीव करते हैं एम्प्लॉयज? The manner in which it is achieved, यहां पे भी ऐसे बोलेंगे the manner in which it is achieved, तो आपको ब्रॉडली ये लिखना है आंसर, ओके। अब सब लोग सिर्फ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे फोकस करेंगे, यानी कि मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड। ऑब्वियसली मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है इसमें, एक तो why it is done and how it is done। देखो स्टूडेंट्स, the problem in this chapter is not the content, the problem is कि स्टूडेंट्स अपने आप से कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन इंस्टीट्यूट की ऑब्जर्वेशंस आती है दैट हमारे सजेशंस के थोड़े कीवर्ड्स मैच नहीं हो रहे थे, बिकॉज ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ क्लिक होगा, you will feel like you can write even 2 pages, but you have to control your emotions and ensure that you are on the point, all right। so why it is done? obviously या तो टैक्स को इवेड करने के लिए, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में डिविडेंड देने के लिए, ऑलराइट, या तो इनफ प्रॉफिट्स है लेकिन डिविडेंड देना नहीं है तो उसको विथहोल्ड करने के लिए। सो एक तो टैक्सेशन का पॉइंट, देन डिविडेंड को लेके 2 पॉइंट्स है, डिक्लेयर डिविडेंड, विथहोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, या मैनेजमेंट को खुद को मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ज्यादा चाहिए होता है एंड दैट इज व्हाई दे मे मैनिपुलेट द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ऑलराइट, सो टैक्सेशन, देन 2 पॉइंट्स ऑन डिविडेंड, and then R for managerial remuneration. So TDR, if I find tax evasion, dividend declaration के fraud and remuneration to achieve higher remuneration, if I find this, I am bound to give you marks, all right। How it is done? manipulation of accounts किया कैसे जाता है, okay। so fraudulent financial reporting, how it is achieved, तो ये 3 points। इसमें manipulation of accounts, how it is done, परचेज, सेल्स, असेट्स, लायबिलिटीज, या तो इन्फ्लेट कर दिया, या तो सप्रेस, या तो डिफ्लेट कर दिया, करेक्ट। सो इट इज वेरी इजी, लुक एट दिस, इन्फ्लेटिंग, सप्रेसिंग, इन्फ्लेटिंग, सप्रेसिंग, इन्फ्लेटिंग, डिफ्लेटिंग, लुक एट दिस। तो एक तो यहाँ पे परचेज, एक्सपेंस, इनकम, सो एक्सपेंस, इनकम, इन्वेंट्री, असेट, लायबिलिटीज, देन एडजस्टमेंट एंट्रीज पास नहीं किया या तो एक्सेसिव एंट्रीज पास कर दिया, कैपिटल टू रेवेन्यू और वाइस वर्सा किया, करेक्ट। सो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस, ओके। मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कैसे करता है, यानी हाउ मैनेजमेंट डिफीट्स देयर ओन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेटअप कौन करता है? मैनेजमेंट। देन इट इज वेरी इजी फॉर द मैनेजमेंट टू ओवरराइड द कंट्रोल्स। वो कौन सी टेक्निक्स यूज करता है? या तो वो लोग ऐसे पूछेंगे मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल्स के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज होती है, या तो वो लोग पूछेंगे हाउ इट इज डन, या तो वो लोग पूछेंगे ऐसा, ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चों को क्लिक नहीं होता है, दे मे जस्ट से सोर्स ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दे मे जस्ट यूज दिस लाइन टू आस्क द क्वेश्चन, alright, because this is the main origin why which causes fraudulent financial reporting. Fake entries, alteration,
omission, hiding the facts, correct? So that is how they will manipulate the records, the internal controls. Adjustments, assumptions, estimates are the best opportunity for them. तो अपने को ना पॉइंट्स का बहुत क्लिक होते हैं, बट वी नीड टू एंश्योर दैट वी आर गिविंग देम द पॉइंट्स व्हिच आर देयर इन द सजेस्टेड आंसर. तो फिक्टिशियस एंट्रीज, assumptions, estimates, देन पॉइंट ऑफ रिकग्निशन को चेंज करना, या तो ओमिट कर देना रिकग्निशन, या तो फ्यूचर सेल्स रिकॉर्डेड एज करंट सेल्स एडवांस कर देना, करंट एक्सपेंस को नेक्स्ट ईयर में लेके जाना, डिले कर देना. लुक एट दिस, कंसीलिंग, नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, इंटेंशनली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में जाना, ऑलराइट, टू मिसरिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन और अल्टरिंग द रिकॉर्ड्स. सो फेक एंट्रीज, रिकग्निशन चेंज कर देना, estimates, concealing, not disclosing or hiding the facts, all right, then intentionally complex transactions में enter करना, and then altering the records. Okay, so complex, alteration, fake entries, estimates, recognition को delay कर देना, and then concealing, not disclosing. So you can just remember C2, complex and concealing. So CAFR, or yes, there's so many points. face भी कर सकते हो, या FACE, face recognition, facial recognition. Okay, अच्छा बन गया. So that is how also you can remember, but I want these points when they talk about techniques for management, override of controls, source of fraudulent financial reporting. I want these points when they ask about source of fraudulent financial reporting. तो ये भी लिख दो कि अचीव कैसे होता है, वो ब्रॉड पॉइंट्स है, एंड एग्जैक्टली कौन सी टेक्निक्स यूज होती है डिटेल में. यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस फेस रिकग्निशन. ऑलराइट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस. या ये सबको बहुत इजीली समझ में आ जाता है. डिफॉल्केशन ऑफ कैश एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. अब कैश में कैसे डिफॉल्केशन होता है, या आप समझ लो यू आर द कैशियर, देन यू विल शो पेमेंट्स एट अ हायर अमाउंट देन द एक्चुअल अमाउंट, ऑलराइट, सो दैट यू गेट मोर मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयर बट यू डोंट हैव टू पे दैट मच, करेक्ट. सो यू कैन बीच का मार्जिन रख सकते हो. देन जो भी पैसा आ रहा है, यू विल ट्राई टू शो टू द एम्प्लॉयर दैट वो पैसा उतना नहीं आ रहा है. सो सप्रेसिंग द रिसीट्स, सो शोइंग रिसीट्स एट अ लोअर अमाउंट देन द एक्चुअल अमाउंट, and then obviously making the adjustments in the cash book. Just think about hard cash in this and you will come to know about defalcation or misappropriation of cash. Inflating payments, suppressing receipts and wrong totals in the cash book. Okay, inflating payments can, now they want you to give examples. So fake bill, altered bill, inflated bill, all right. So you can just give lots of examples over here. Fictitious vouchers, inflated amounts, देन वेजेस का ज्यादा आपने वेज पर लेबर वेज ज्यादा दिखा दिया, या तो डमी वर्कर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑलराइट. पेटी कैश एक्सपेंडिचर, ऑलराइट. सो देयर इज ऑलवेज देयर, इट्स सो सिंपल मैन. सप्रेसिंग रिसीट्स में ए पॉइंट ठीक है, जाने दो, आई मीन जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. बाकी बी सी डी ये तो बच्चों को क्लिक होता है. सो आई हैव कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर्स, आई विल से दैट आई गिव देम डिस्काउंट्स और partial amounts were not given to me, so I have written it off as bad debts. All right, so ये तो सबको पता चलता है, discounts and writing off as debts. All right, so these DDs, so discount and debts written off, correct. So these 2 points तो सबको क्लिक होता है. फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सेल्स जो किया उसको अकाउंट ही नहीं किया, not accounting, omitting completely. Yes, so discounts, then bad debts, all right, then omitting completely, not accounting miscellaneous receipts or miscellaneous cash sales. And then again एक asset को पूरा write off करवा दिया, that sir this scooter is not working at all, alright, we will have to sell it for scrap, but actually getting a good realizable value for that. So writing down assets value in entirety and selling them subsequently and misappropriating the proceeds, alright. So asset को you have written off, so asset में fraud, या तो ये समझ में आ जाता है. बट दिस पॉइंट आई होप दैट इसको आपने अच्छे से किया होगा. दिस इज अ मैराथन वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू सो मच ऑफ डिटेल, बट एक बार एग्जांपल दे देता हूं. टीमिंग एंड लीडिंग. सो व्हाट इज टीमिंग एंड लीडिंग? या सो डेटर ए से पैसा आया, रिसीट्स, डेटर से 100 रुपीज डेटर ए से आया, सो आई विल से दैट 85 आया है, 15 घर पे लेके चला गया, ऑलराइट. देन डेटर बी से पैसा आया 100 रुपीज, सो फर्स्ट 15 में ए के अगेंस्ट सेट ऑफ करेगा. देन आई विल नॉट से दैट एम्प्लॉयर को, मैं ये नहीं बोलेगा जब ए से पैसा आया, देन आई विल नॉट से दैट 15 इज बैड डेट्स. नो, आई विल से दैट ए विल पे 15 रुपीज लेटर, बट एक्चुअली इट इज माई एट माई होम, ए हैज पेड कंप्लीटली, करेक्ट.
बट देन जब B से आएगा 100 तो 15 आई विल यूज टू सेट ऑफ अगेंस्ट A. हाँ, दैट 15 ऑफ A हैज बीन रिसीव्ड. 10 रुपया में घर पे लेके जाएगा. ऑलराइट. And 25, so 75 I will record against B. Then B will pay 25 later on. Then I will set it off from the C's amount. All right. So if घर पे जो मैं लेके गया 15 from A, 10 from B, I am not stealing that. I am just using it interest free. जब भी मेरे एम्प्लॉयर का डाउट आएगा, अरे वो इतना क्यों गैप आ रहा है अमाउंट्स में, तो मैं घर से लेके आएगा पैसा, अरे वो डाल देगा अकाउंट्स में. ऑलराइट. So teaming and leading. Now I want you to focus upon the English. I can give example for even 15 minutes over here and make you write nice table and stuff, but that will not give you marks. All right. I want you to focus on English. So money received from one debtor is misappropriated. Money received from one customer is partially misappropriated and partially recognized. Then money received from second customer is used to set off the balance of the first customer. All right. And this practice goes on continuously, so that the accounts will never raise a doubt. Accounts department, employers, no one will raise a doubt because you're not writing off the money over here. Okay. So और हम लोग ये सेकंड कस्टमर से जो आया वो तुरंत क्यों थोड़ा फर्स्ट कस्टमर का सेट ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज अगर फर्स्ट कस्टमर का बहुत ज्यादा पेंडिंग रखा, इफ इट रिमेन्स पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑलराइट, देन इन दैट केस द एम्प्लॉयर्स में डेवलप अ डाउट. ऑलराइट. सो यू हैव टू explain them how it is done. So this is teaming, and then this act of set off is leading. So amount received from a customer being misappropriated, and ये डिटेक्ट ना हो पाए कि ये 15 रुपए मैंने मिसअप्रोप्रिएट किए हैं. Money received from another customer subsequently being credited to the account of the customer who has paid earlier. Similarly, money is received from the customer who has paid thereafter being credited to the account of the second customer. Such a practice is continued so that no one account is outstanding for payment for a longer length of time, which may create doubt over the cashier. एज एन ऑडिटर मैं इसको कैसे डिटेक्ट कर सकता हूं? बाय सरप्राइज कैश चेक्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक्सेट्रा. ऑलराइट. सो टीमिंग एंड लीडिंग इज एन एक्ट ऑफ सप्रेसिंग रिसीट्स इटसेल्फ. ये करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह में बहुत फेमस है ये पूरा पेज. ऑलराइट. करेक्ट इनकरेक्ट के लिए वेरी वेरी मच फेमस, खास करके ये सब सप्रेसिंग रिसीट्स, इन्फ्लेटिंग पेमेंट्स. एग्जांपल देंगे, बोलेंगे कौन सा है, इन्फ्लेटिंग पेमेंट्स का है, सप्रेसिंग रिसीट्स का है, क्या है. ऑलराइट. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. These are just simple lines on misappropriation of goods. कैसी होती है misappropriation of goods की चोरी? Yeah, so how it is done? स्मॉल अमाउंट्स में होता है, या टोटल्स वगैरह टैली करवा देते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है. ऑलराइट. सो एज एन ऑडिटर आप क्या देखोगे? इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना चाहिए, ऑथोराइज्ड पर्संस को ही एंट्री मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए. सो यू हैव टू आल्सो टेल देम दैट व्हाट इज अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू प्रिवेंट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. ऑलराइट. मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, एंड देन दे आर एक्सप्लेनिंग दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होना चाहिए. इसमें ना ये वाला आंसर में उन्होंने एग्जैक्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होता कैसे है ना, दैट दे हैवंट एक्सप्लेन. दे हैव एक्सप्लेन दैट व्हाट शुड बी द इंटरनल कंट्रोल सो दैट इट डज नॉट हैपन, whereas in all other answers they have explained that how the fraud is committed. All right. Okay. So these are very simple content. I hope that you will get full marks if this is asked. Then essay 240 के अंदर चैप्टर 5 में ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स. यानी सोचो, why someone will commit fraud. कोई भी फ्रॉड क्यों करेगा? या तो इंसेंटिव है, ग्रीडी लालच, प्रेशर, या we should also get the opportunity, the chance to do it. All right. And then we should have the right attitude to do the wrong things. Sometimes at home also you say, no, pocket money was not given to me, that is why I stole. I will steal, no, if you don't give me the pocket money. All right. So you have the right attitude to do the wrong things. Correct. So behavioral indicators जो होते हैं वैसे. So everyone, fraud risk factors, such events or conditions that either indicate an incentive, pressure, or create an opportunity to commit a fraud. Now how many questions can be asked from this particular box? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, every single combination that you see could be a question. कि मैनेजमेंट के ऊपर ऐसे कौन से इंसेंटिव्स है या प्रेशर है बिकॉज ऑफ विच दे मे कमिट अ फ्रॉड. देन मैनेजमेंट के सामने ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ विच दे मे कमिट अ फ्रॉड. मैनेजमेंट के बिहेवियरल इश्यूज आपको कैसे दिख रहे हैं जिससे आपको इंडिकेटर आ रहा है दैट दे मे कमिट अ फ्रॉड. एम्प्लॉय का इंसेंटिव प्रेशर बताओ बिकॉज ऑफ विच दे मे कमिट अ फ्रॉड. एम्प्लॉय को कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज ऑफ विच दे मे कमिट अ फ्रॉड. देन उनके बिहेवियरल इश्यूज वगैरह देखकर आपको कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है कि दे मे कमिट अ फ्रॉड. ऑलराइट. सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर इंडिकेटिंग दैट दे मे कमिट अ फ्रॉड.
So these are more like indicators of fraud. All right, yes, yes, yes. So please go through the examples. This could be their favorite for MCQ and stuff. या तो सीधा सीधा वो लोग fraud risk factors ऐसा पूछ लेंगे. कोड वर्ड वगैरह तो ठीक है, वो तो दिया है मैंने. या तो वो लोग ऐसा पूछेंगे what induces, ये भी यूज है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज टू कमिट फ्रॉड. ऑलराइट, so just tell them incentive, pressure, opportunity, their behavioral attitude and stuff. Then some they want some name, sometimes it could be name game because of which big players, directors may commit a fraud. All right, so what induces them to commit a fraud, that is how also they can ask this. उसमें बहुत short explanation चाहिए, एक एक ऐसा डब्बा explain करने का जरूरत नहीं है, few examples can do. All right, then there is another concept, ये ऐसे में ना example type of content बहुत पूछा जा सकता है. Then there is another concept, circumstances indicating possibility of fraud. पता है जब आप ये कंसेप्ट पूछा जाता है ना, circumstances indicating possibility of fraud, just think like an auditor. Means during the course of audit आपको ऐसे कौन से एविडेंस या सिचुएशंस मिले हैं which indicate possibility of fraud. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको ऐसे कौन से एविडेंसेस या सिचुएशंस मिले हैं विच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. ऑलराइट, सो सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, दिस इज वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इनफैक्ट इसमें ये चैप्टर इज देयर फेवरेट फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली. देन या तो मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिफरेंसेस मिले, या तो कुछ एविडेंस टैली नहीं हो रहा या मिसिंग है, या तो देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज गवर्नेंस के साथ डेवलप हो चुकी है बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, या लोसा जिसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, बिकॉज ऑफ विच मुझे लग रहा है फ्रॉड के ऐसा लग रहा है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड देन अदर्स में तो ठीक है. सो एवरीवन, दिस कैन बी वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर एमसीक्यूज, इसलिए जितने भी एग्जांपल्स थे सारे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं. मतलब आपको हर एक एग्जांपल में लिखना चाहिए कि हाँ देखो फॉर एग्जांपल ये दिस इज रीड वंस, यू हैव टू रीड इट वंस, पर ये हर एक एग्जांपल में आपको लगना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट का एग्जांपल है. डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिफरेंसेस, अल्टरेशंस, बट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड, improperly recorded, unauthorized balances, all right, last minute adjustments, access to the accounting system by unauthorized employees, and then this point, I think this they should remove it in the module and they should put it in others. but ठीक है, अभी है तो है, अब वो लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे और बोल एमसीक्यू में ऑप्शन देंगे ये कौन सा सर्कमस्टेंसेस का एग्जांपल है. डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, देश के देश, ये वाला आपको पढ़ के ना हमेशा ऐसे लगेगा अदर है, बट इट इज प्रिंटेड ओवर हियर इन द मॉड्यूल, सो वील हैव टू रिमेंबर दिस. ऐसा ना मैं जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना वो बता रहा हूं आपको, बाकी सबको पता चलेगा. ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ कंप्लीट और टाइमली मैनर, ये कोई कॉन्फ्लिक्टिंग मिसिंग एविडेंस का एग्जांपल नहीं है. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट इन एमसीक्यूज दैट ये किसका एग्जांपल है एंड स्टफ. ऑलराइट, देन ये जो मुझे ऐसा लग रहा है ना जहां पे आप गलत जाओगे वो एग्जांपल्स को मैं थोड़ा मार्क कर रहा हूं, अदरवाइज आई नो दैट कुछ एग्जांपल्स बहुत क्लियर है. अब जैसे देखो प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, आई डोंट थिंक दैट यू विल गो रॉन्ग ओवर हियर. करेक्ट, जैसे अगर आपको एक्सेस डिनाई किया, ऑलराइट, आपके ऊपर टाइम प्रेशर क्रिएट किया, डिले किया, दे डोंट वांट यू टू शो द डेटा, दे आर अनविलिंग, डिनायल ऑफ एक्सेस, अनविलिंगनेस, दिस इज वेरी वेरी क्लियर. करेक्ट कि ये प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप है बिटवीन ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर लोसा क्रिएट कर रहे हैं. शॉकिंग मुझे क्या लगा जब मैंने अदर्स के एग्जांपल देखे, इसमें अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद टीसीडब्ल्यूजी. सो मैनेजमेंट इज नॉट अलाउइंग यू टू मीट प्राइवेटली विद टीसीडब्ल्यूजी, उन्होंने अदर में डाल दिया, एक्चुअली यहां पे होना चाहिए था, बट यहां पे ऐसे ही सिचुएशंस में लॉजिकली शायद आप करेक्ट हो, बट एज पर इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर यू मे गो रॉन्ग. सो प्लीज एंश्योर दैट ये अदर में बाय ऐड करो आप. So wherever there is a controversial area, we need to focus upon that. बाकी तो मुझे पता है नेचुरली आपको क्लिक हो ही जाएगा. ओके, ब्रीफ आंसर्स के लिए हर एक कैटेगरी के 3-3 एग्जांपल ऐड करो, दैट इज ओके, बट आई एम वरीड मोर अबाउट द एमसीक्यू पार्ट. ऑलराइट, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिसिंग डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन अल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स. अब डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर टू हैव बीन अल्टर्ड, अब आपको लगेगा सर ये डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, अरे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट मिनट्स ऑफ मीटिंग अल्टर्ड रहेगा तो. So accounting records में you should be very much convinced कि ये देखो ये सब ABCD points सब accounting records के थे. Correct. So get this conflicting or missing evidence, altered हुए documents missing, unexplained items on reconciliations,
अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज विद द कन्फर्मेशन रिप्लाईज, कन्फर्मेशन टैली नहीं हो रहा है। सब कॉन्फ्लिक्ट या मिसिंग के बारे में सोचो ना। लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज इन द अकाउंट्स रिसीवेबल रिकॉर्ड्स, मिसिंग और नॉन एग्जिस्टेंट कैंसल्ड चेक्स, मिसिंग इन्वेंट्री, मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। सो आई डोंट थिंक दैट यू विल गो रॉन्ग ओवर हियर। जो मुझे थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा था तो मैंने बता दिया आपको। ओके, देन एक बहुत ही हाईलाइटेड कंसेप्ट है इन एसए 240। एसए 240 एट फाइनल से लेवल इज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। यहां पे आपको कंसेप्ट्स पिक कर करके दिए उन्होंने। दैट एज एन ऑडिटर यू नीड टू डिस्कस विद योर ऑडिट टीम अबाउट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। यस, आपको ऑडिट टीम के साथ कुछ डिस्कस करना चाहिए जब आप फ्रॉड के बारे में जब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, खास करके व्हेन यू आर परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। वो ऑडिट टीम के साथ क्या क्या डिस्कस करना चाहिए। नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर पॉइंट। ऐसे 315 के अंदर जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो फ्रॉड को लेकर आपको क्या क्या डिस्कस करना चाहिए। लुक एट दिस। अब ना इसमें बहुत कुछ आ सकता है, बट वी नीड टू एंश्योर दैट वी आर टेलिंग विद द सजेस्ट आंसर एंड स्पेशली इन दिस मैराथन वीडियो दैट इज माय फोकस। सो एन आइडिया कैन मैनेज अर्निंग्स विदाउट फ्रॉड रिस्क by supervising employees and their behavior state of mind to avoid any surprise। तो बेसिकली आइडिया के ऊपर एक पॉइंट है कि भाई टीम के अंदर अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज करने चाहिए दैट हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड हो सकता है, हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी एक्सपोज टू फ्रॉड। ऑलराइट, देन मैनेज अर्निंग्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को मैनेज करने के लिए यहां पे क्या क्या फ्रॉड किए जा सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर एंटिटी। देन यहां पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। देन वेदर मैनेजमेंट क्या अपने एम्प्लॉयज को ओवरसाइट सुपरवाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयज का बिहेवियर का एनालिसिस करो, कोई उनके लाइफस्टाइल में अचानक से कोई अनयूजुअल चेंजेस तो नहीं दिख रहे। वैगनर गॉट रिप्लेस्ड बाय फॉर्च्यूनर ओवरनाइट ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज अर्निंग 30,000 per month। Then you please maintain a proper state of mind, that means attitude of professional skepticism, and please incorporate some elements of surprise in your procedures। alright, ये सारे keywords को लेके join करके एक statement बना दिया so that you are very clear with this। okay, so ये बहुत ही important question है, module question भी है, discussion amongst engagement team, please ensure that you are doing this। okay, और क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करनी होती है, बहुत क्लियरली मैनेजमेंट की इंक्वायरीज करनी है, देन दूसरों की इंक्वायरीज करनी है, टीसीडब्ल्यूजी की इंक्वायरीज करनी है। सर ये क्या चल रहा है इंक्वायरी? अरे कुछ नहीं, क्वेश्चंस पूछने हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड। ऑलराइट, अब क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं मैनेजमेंट की इंक्वायरीज में? क्वेश्चन पूछने हैं दैट तुम्हारा असेसमेंट क्या है फ्रॉड को लेके। ऑलराइट, क्या तुम्हें कोई फ्रॉड के बारे में पता है विच इज इन्वॉल्विंग द एंटिटी। तुम एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन करते हो, टीसीडब्ल्यूजी के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो। अदर्स में खाली एग्जांपल बोल दो, लॉयर्स की उनकी इंक्वायरी करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने, इंटरनल ऑडिटर ने, सबकी इंक्वायरीज करेंगे। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से पूछेंगे हाउ दे आर सुपरवाइजिंग द मैनेजमेंट। करेक्ट, अगर कुछ कंटेंट लिखना पड़े तो बाकी इसमें आप मॉड्यूल भी थोड़ा देख सकते हो। ऑलराइट, टू जस्ट गेट इनटू द कंटेंट। ऑलराइट, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाइड। रिलेशनशिप्स यानी रेशियोज, कंपैरिजंस, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब करके हम फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट अगर कंपनी का प्रॉफिट है वो डिक्लाइनिंग है लेकिन मैनेजर रेम्यूनरेशन इंक्रीजिंग है, व्हाट इज दिस मैन? इन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड दे आर गिविंग मोर रेम्यूनरेशन टू देयर मैनेजर्स। राइट, दिस इज समथिंग दैट इज अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। सो वी नीड टू गेट इनटू डिटेल्स कैसे ये क्या हो रहा है। अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको मिली हो जिससे आपको लगे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इवैल्यूएट द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। ये तो आप इंक्वायरीज वर्ड याद रखो, रिलेशनशिप वर्ड याद रखो, अदर इंफॉर्मेशन वर्ड याद रखो, अदर इंफॉर्मेशन वर्ड याद रखो एंड फ्रॉड रिस्क फैक्टर वर्ड याद रखो। ऑलराइट, सो फोरी, रोफी। ऑलराइट, इंक्वायरीज के अंदर मैनेजमेंट, others and those charged with governance, MOT की inquiries, alright, Tom, Mott inquiries, okay, देन मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ के पास क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेने हैं आपको। अरे भाई लिखवा के ले लो, आस्क देम टू गिव इट इन राइटिंग दैट व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल दे अंडरस्टैंड दैट डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इज देयर रिस्पांसिबिलिटी। दे हैव डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर, उनको जो भी पता था कि कहां फ्रॉड हो सकता है, ऑलराइट, एंड एक्चुअल फ्रॉड अगर हुआ है ये सब उन्होंने हमें डिस्क्लोज किया है। देयर रिजल्ट्स ऑफ देयर असेसमेंट ऑफ द फ्रॉड, इफ देयर इज एनी असा फ्रॉड, एक्चुअल, सस्पेक्टेड, एलिज्ड फ्रॉड, एक्चुअल फ्रॉड अगर हुआ है, सस्पेक्टेड फ्रॉड है या किसी ने ब्लेम किया है इन्वॉल्विंग द एंटिटी, ये सब आपने हमें डिस्क्लोज किया हुआ है। कल्यूजन वर्ड आता है मतलब सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज जिससे फ्रॉड होता है।
ऑलराइट, सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिस्क्लोजर्स टू द ऑडिटर, सो आरडी, एक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंटरनल कंट्रोल वगैरह को इंप्लीमेंट करना, डिजाइन करना, मेंटेन करना टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड, एंड दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर देयर असेसमेंट ऑफ फ्रॉड, कि कहां कहां फ्रॉड हो सकता था, एंड इफ एट ऑल दे आर अवेयर अबाउट एनी असा फ्रॉड इन्वॉल्विंग द एंटिटी, देन दैट आल्सो दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर। ओके ओके ओके। कभी कभी ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पे ऑडिटर डिसाइड कर ले कि बॉस आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दिस ऑडिट, करेक्ट, कि भाई इसमें तो फ्रॉडुलेंट नेचर बहुत दिख रहा है, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, यहां पे मस्त एमसीक्यू कैन कम ओवर हियर। इफ एंटिटी डज नॉट टेक अप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्डिंग फ्रॉड, हेलो, फ्रॉड आपने रिपोर्ट किया एंटिटी को एंड दे आर नॉट टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, ये फ्रॉड चाहे मटेरियल हो या इमटेरियल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड मटेरियल फ्रॉड। You reported even a small amount of fraud, but they are not taking appropriate action. That means the management itself is dishonest. Then that is an enough reason for me to withdraw. या तो आपको लग रहा है कि यहां पे मटेरियल एंड परवेसिव फ्रॉड है, यानी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा फ्रॉडुलेंट है, या तो लेट अस से यू हैव सिग्निफिकेंट डाउट्स अबाउट द कंपिटेंस और इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। तो ये तीन एग्जांपल्स है वेयर इफ देयर दे डू नॉट टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, नहीं लेते जब वो लोग, ऑलराइट, या तो आपको लग रहा है परवेसिव फ्रॉड है, परवेसिव यानी ओवरऑल एफएस पूरा फ्रॉडुलेंट है, और यू हैव डाउट्स ओवर देयर इंटीग्रिटी एंड कंपिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो एपीआई या पीआईए या आईपीए, बट प्लीज रिमेंबर दिस, इंटीग्रिटी, परवेसिव फ्रॉड एंड एक्शन नॉट टेकन। ओके, नाउ ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, प्रॉपर है एकदम। लेट अस से दैट बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर वांट्स टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। एक बार और सोच लो, पक्का ब्रेकअप करना है। कंसिडर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। चलो, आपको लग रहा है मुझे विड्रॉ करना है, एक बार लॉ चेक करो। इफ इट इज अप्रोप्रिएट, क्या कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन तो नहीं ना? कंसिडर वेदर इट इज legally permissible to withdraw from the engagement. If auditor decides to withdraw from the engagement when legally permissible, तो चलो जब ब्रेकअप कर ही रहे हो तो डायरेक्ट ब्लॉक तो मत कर दो, एक बार डिस्कस कर लो ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। देन डिस्कस द रीजंस ऑफ विड्रॉल with management and where appropriate those charged with governance, एंड रेजिग्नेशन रिलेटेड आपकी जो फॉर्मेलिटीज है उसे प्लीज फुलफिल कीजिए। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में रेजिग्नेशन करने के बाद विद इन 30 डेज फॉर्म 83 वगैरह फाइल करना होता है, ऐसी बहुत सारी रेजिग्नेशन फॉर्मेलिटीज होती है, तो उसे फुलफिल कीजिए। डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट टू इन्फॉर्म और रिपोर्ट द स्टेक होल्डर्स, owners, regulators, appointing authority, about withdrawal from the engagement. विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, उसके रीजंस वगैरह, ऑलराइट। सो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज उसे फुलफिल कीजिए एंड फुलफिल सच काइंड ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल एथिकल लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑलराइट। ओके ओके, अब ये इटसेल्फ पूरा मॉड्यूल क्वेश्चन है दैट इफ ऑडिटर वांट्स टू विड्रॉ तो उसे क्या स्टेप्स लेने हैं, इतना लिखो, यू विल गेट योर मार्क्स। ओके, बाकी बॉस ये ऐसे इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग। मैं जब फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात करता हूं ना, इंटरेस्ट लेवल पे आपके दिमाग में 2 चीज चलनी चाहिए। एक, Section 143 subsection 12 of Companies Act 2013 when we talk about duty to report fraud to the central government, alright, और दूसरा clause 11 of CARO 2020. Both the discussions you find in my YouTube channel content एंड कारो 2020 वगैरह तो बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए। जस्ट दैट मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है। इफ यू हैव टेकन प्रिंट आउट ऑफ दिस देन यू नो फ्रॉम माय वीडियोस एंड स्टफ यू कैन डिराइव, और फ्रॉम योर ओन नोट्स आल्सो यू कैन, बट यू कैन पुट सम वर्किंग्स ओवर हियर बिकॉज यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स एंड बोथ ऑफ देम आर रियली डिटेल्ड डिस्कशंस। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट।
ओके, सो आप जब ऐसे 240 का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो क्वेश्चन बैंक में एक कंसेप्ट है जो कई कंटेंट बुक में है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक के अंदर है, और वो है, बस एक दो तीन चीज बता देता हूं सो दैट वी कैन वाइंड अप दिस टॉपिक। वो है सेल्फ रिवीलिंग एरर्स का कंसेप्ट। व्हाट इज सेल्फ रिवीलिंग एरर्स? जहां पे इजीली आइडेंटिफाइबल एरर्स होते हैं, कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ता आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेबिट वर्ड गोज आउट एंड क्रेडिट वर्ड कम्स इन, अगर ऐसा उन्होंने किया है सेल्फ रिवीलिंग एरर, अकाउंट एक का एंट्री अकाउंट को दूसरे में पोस्ट कर दिया है, इट इज अ सेल्फ रिवीलिंग एरर, करेक्ट। सो क्लरिकल एरर, पार्शियल ओमिशन, करेक्ट। बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल बेस्ड एरर्स हो, लाइक कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, उसमें तो ट्राई बैलेंस भी टैली हो जाएगा, एकदम बहुत ही जजमेंटल या प्रिंसिपल बेस्ड एरर्स हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। अदरवाइज सेल्फ रिवील एरर्स आर एरर्स व्हिच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइबल और व्हिच आर अपैरेंट ऑब्वियस, एक वो कंसेप्ट है। एंड दूसरा, आई वुड वांट दैट ये चैप्टर के ऊपर आपका एक्सपर्टीज हो एंड मॉड्यूल ऑड्यूल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाओ, बिकॉज सच काइंड ऑफ स्मॉल टॉपिक्स दे गिव यू रियली रियली गुड मार्क्स, ऑलराइट। Okay, so that is it for all the critical points of this particular chapter. अब एक चैप्टर आता है, चैप्टर 7 आपके मॉड्यूल में, which talks about audit sampling and that is SA 530 audit sampling. Alright, अब sampling को लेके it is very important that you stay focused. इसमें काफी सारे टेक्निकल लैंग्वेज है तो बच्चे को क्लियर नहीं होता है, but it is very important that you should be clear with this. Alright, okay, तो चलो इसका भी चालू करते हैं, audit sampling. So continuing our marathon, अब chapter 7 audit sampling SA 530, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। Now when it comes to SA 530 technical points है, so be careful। सबसे पहले तो sampling का definition, सबको पता है that if there are 100 transactions, I will select 20 out of it and I will go ahead and वो 20 को verify करके मैं 100 पे conclusion बनाने की try करूंगा, but we just don't want a simple हिंदी over here, हमें अच्छे से इसको लिखना है। So I am going to apply audit procedures to less than 100% of items within the population। कौन सा पॉपुलेशन? अरे जिसके ऊपर मैं ऑडिट करने वाला हूं, ऑलराइट, पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलेवेंस। Okay, such that all units have a chance of selection, so I should be unbiased in my approach, impartial रहना है, and I should ensure that हर unit has a chance of selection at least, मैं कहीं इग्नोर ना कर दूं चीजों को। मेरा इंटेंशन क्या है? That 100 के पॉपुलेशन में से if I am verifying 20, तो 20 के बेसिस पे I should be able to form a conclusion on the entire population. So in order to provide auditor with a reasonable basis on which he can draw conclusion on the entire population. तो चलो एक साथ, application of audit procedures to less than 100% of items within the population of audit relevance such that all units have a chance of selection in order to provide auditor with a reasonable base upon which he can draw conclusion on the entire population. Okay, so दोस्तों sampling का definition if you see, it is on what, then how, and then why are you doing this. Okay, I want everyone to be clear with the word population first. So let us say अगर मैनेजमेंट ने मुझे एक्सपेंसेस का डेटा दिया है तो कैन आई से ये मेरा पॉपुलेशन हुआ? नहीं सर। लेट अस से एक्सपेंसेस के डेटा में आई हैव डिसाइडेड कि कैपिटल एक्सपेंस को मैं 100% वेरीफाई करूंगा एंड रेवेन्यू एक्सपेंस आई एम गोइंग टू वेरीफाई ऑन सैम्पलिंग बेसिस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा पॉपुलेशन हुआ। पॉपुलेशन इज द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ सैंपल इज सिलेक्टेड। वन मोर टाइम, पॉपुलेशन इज द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ सैंपल इज सिलेक्टेड, ऑलराइट, एंड अबाउट विच ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजन। जो भी पॉपुलेशन मेरे पास आ रहा है ऑब्वियसली वो कंप्लीट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन कार, इट शुड बी कंप्लीट, अप्रोप्रिएट, रिलेवेंट, लॉजिकल एंड रिलायबल, ऑलराइट। So that is fine. So population and its characteristics पूछा, you can write this and you can score your 3 or 4 marks whatever it is. However, ये वाला जो है एकदम थियरी क्वेश्चन है, be careful, sometimes students don't understand the question only. This was there in May 22 if I'm not wrong, yeah it was there, कि भाई ऑडिटर सैम्पलिंग बेसिस जो यूज करता है तो वो जस्टिफाइड कैसे है, if he is not verifying 100% of transactions तो वो जस्टिफाइड कैसे है, and why it is more in the interest of the auditor to verify things on sampling basis. So it is in the interest of the auditor that if he decides to form his opinion on the basis of part checking, please elaborate. Alright, तो सबसे बड़ा रीजन है ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की वजह से वॉल्यूम बढ़ चुका है बट क्लरिकल एरर्स कम हो चुके हैं एंड हेंस ऑडिटर नीड्स टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज। ही डिड नॉट टेक अ लार्ज सैंपल एंड जस्ट कीप ऑन वेरीफाइंग द ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस, करेक्ट। प्लस जो लॉ है, लॉ, करेक्ट,
लॉ ने कहीं पे स्पेसिफिकली ऐसा लिखा नहीं है दैट 100% बेसिस पे ऑडिट करना है, एंड हेंस ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर ये चीज, दिस थिंग डिपेंड्स वेदर ही वांट्स टू गो ऑन 100% बेसिस और ही वांट्स टू गो फॉर अ सैम्पलिंग बेसिस वेरिफिकेशन। एंड देन बॉस, जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, ऑलराइट, जो स्टैटिस्टिक्स से हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, इट इज अ साइंटिफिक टेक्निक एंड वी कैन लॉजिकली डिफेंड एंड वी कैन लॉजिकली प्रूव व्हाट वी आर डूइंग, करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिलायबल ऑल्सो। और बाकी ऑब्वियसली ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन, ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन दिस बिकॉज जो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ाते हैं दैट ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशंस एंड हेंस ऑडिटर इज नॉट इन अ पोजीशन टू वेरीफाई 100% ऑफ ऑल द आइटम्स, ऑलराइट। सो लॉ, inherent limitations, scientific has statistical sampling and automated controls. Okay, so you can write Lisa or Sally, whatever it is, okay, whatever you feel comfortable, but these are the points that you need to write and prove your point. Okay, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दैट सैम्पलिंग चैप्टर इज फुल ऑफ टेक्निकल थिंग्स, सो मैं फटाफट जाऊंगा बट टेक्निकल वर्ड्स भी हमें समझने होंगे। ऑलराइट, एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। देखो ऑडिटर को डर क्या होता है? ऑडिटर को डर होता है, ऑडिटर इज वरीड अबाउट डिराइविंग रॉन्ग कंक्लूजन्स, ये कहीं मेरे गलत कंक्लूजन्स ना हो जाए। ऑलराइट, अब लॉजिकली सोचो ऑडिटर के गलत कंक्लूजन्स क्यों हो सकते हैं? फर्स्ट, his sample was not proper, whatever sample he has selected was not proper, he did not focus on the right areas, on the right items, on the right transactions। या तो लेट अस से उसका सैंपल सही था बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस लाइक आर्टिकल्स ने ऑडिट अच्छे से नहीं किया या मैनेजमेंट ने मैनिपुलेटेड डेटा दे दिया या तो कुछ ह्यूमन एरर हो गया, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस ही हैज डिराइव्ड रॉन्ग कंक्लूजन्स। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर सैंपल गलत हो जाने की वजह से इफ ही डिराइव्स रॉन्ग कंक्लूजन देन दैट इज सैंपलिंग रिस्क। अगर सैंपल सही है एंड बिकॉज ऑफ अदर रीजंस इफ ऑडिटर डिराइव्स रॉन्ग कंक्लूजन देन दैट इज नॉन सैंपलिंग रिस्क। ऑलराइट, आई कैन नॉट कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स इन मैराथन, यू कैन रिवाइंड एंड अगेन लिसन इफ एट ऑल यू हैव नॉट अंडरस्टूड, बट दिस इज द फाइनल एक्सप्लेनेशन। सो सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या है कि जहां पे ऑडिटर को ये रिस्क है, ये पॉसिबिलिटी है दैट सैंपलिंग रिजल्ट एंड एक्चुअल सिनेरियो अलग अलग है। व्हाई? बिकॉज हिज सैंपल वेंट रॉन्ग। So risk that auditor's conclusions based on a sample may be different from the conclusion if the entire population were subjected to the same audit procedures, यानी ceteris paribus other things being constant, अगर सेम ऑडिट प्रोसीजर्स तूने 100% ऑफ पॉपुलेशन पे लगाया होता देन यू वुड हैव डिराइव्ड अ डिफरेंट कंक्लूजन। ऑलराइट, सो दैट ये जो पॉसिबिलिटी दैट इज सैंपलिंग रिस्क। ओके, अब सैंपलिंग रिजल्ट एंड एक्चुअल सिनेरियो की बात कर लेते हैं। ऑडिटर को सैंपल निकालने की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन ही स्टार्ट्स टेस्टिंग, जब वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आ जाता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये सब जब ऑडिटर शुरू करता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों करते हैं हम लोग? टू फाइंड आउट वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो सैंपलिंग रिजल्ट पे हमको ऐसा लग सकता है दैट कंट्रोल्स आर हाईली इफेक्टिव। ओके, यहां पे आई विल गो लिटिल स्लो, बट एक्चुअल सिनेरियो ये हो सकता है दैट कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव। एंड लेट अस से ये इसलिए हुआ बिकॉज आपने इनफ सैंपल नहीं लिया। एवरी सिंगल पॉइंट के एग्जांपल आई एम नॉट गोइंग टू गिव टू मेनी बिकॉज देन दैट विल अननेसेसरी एक्सटेंड थिंग्स। आई वांट यू टू रिवाइज एज ऑफ नाउ। ओके, देन दूसरा ये हो सकता है कि ऑडिटर को लगा दैट कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव। ऑलराइट, मे बी ही कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन द प्रॉब्लमेटिक एरियाज, लेकिन काफी सारा पॉपुलेशन ऐसा भी था जिसमें कंट्रोल्स फॉलो हुए थे। ऑलराइट, तो एक रीजनेबल साइज लेता तो पता चलता दैट यार इतना भी तकलीफ नहीं है एंड कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन व्हाट ही थिंक्स। ओके, टेस्ट ऑफ डिटेल्स जब ऑडिटर करता है, लास्ट कॉलम पे आई विल कम लेटर ऑन। टेस्ट ऑफ डिटेल्स जब ऑडिटर करता है तो ऑडिटर क्यों करता है? टू फाइंड आउट वेदर देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर को लग सकता है बेस्ड अपॉन हिज टेस्ट ऑफ डिटेल्स कि वो जो भी पॉपुलेशन वेरीफाई कर रहा था, मे बी परचेज, सेल्स, मे बी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस वगैरह जो भी कर रहा था, उसको लगा दैट पॉपुलेशन इज फ्री फ्रॉम MM। अरे MM यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इफ आई राइट इट इनसाइड द बॉक्स इट बिकम्स वेरी मेसी। पॉपुलेशन इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा ऑडिटर को लगा, बट लेट अस से एक्चुअल सिनेरियो इज दैट पॉपुलेशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड। इट कैन बी ऑन द रिवर्स साइड ऑल्सो दैट सैम्पलिंग बेसिस पर ऑडिटर को लगा that population is materially misstated
but actual scenario is that population is free from material misstatement. Now everyone, I want you to focus on 1A and 2A. Just focus on 1A and 2A. Do not focus on 1B, 2B. If I say it in simple English, in 1A and 2A, auditor thinks that there is no problem, but actually there are lots of problems which have not been detected by the auditor. Correct? बिकॉज ऑडिटर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जब वो सैंपलिंग बेसिस पे वेरीफाई कर रहा है उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है, एंड वो इज लाइक ओके देयर इज नो इशू, देयर इज नो इशू ब्रो, देयर इज नो इशू ब्रो. सो उसका ऑडिट ना बहुत फटाफट खत्म हो जाएगा. ही विल एंड अप हिज ऑडिट वेरी फास्ट, वेरी अर्ली देन एक्सपेक्टेड, विथ लेस रिसोर्सेज आल्सो. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट फाइंडिंग एनीथिंग सस्पिशियस, सो ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स, and that is why he will finish audit faster with less resources. However, he will come to an incorrect conclusion. Yes or no, sir? Yes, sir. So his audit will be efficient. Efficiency means resources का जो use करते हो, costing याद कर, resources का use करते हो. So his audit will be efficient, but his opinion will not be reliable. So 1A and 2A, it impacts negatively audit efficiency or audit effectiveness. It impacts audit effectiveness because in 1A and 2A, because auditor is not finding anything suspicious, he will end up his audit very fast with less resources, but he will end up with a wrong conclusion. Correct? So it negatively impacts audit effectiveness. Whereas in 1B and 2B, ऑडिटर ऑन वेरीफाइंग द पॉपुलेशन, ऑलराइट, ऑन जो सैंपल वगैरह वेरीफाई करके उसको लग रहा है माय गॉड देयर सो मच प्रॉब्लम, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो ही विल एंड अप टेकिंग मोर सैंपल, ही विल बी मोर अलर्ट, ही विल स्टार्ट आर्गुमेंट्स विद द मैनेजमेंट, बट बाय द टाइम ही एंड्स ही विल कम टू नो माय गॉड इतना प्रॉब्लम था ही नहीं. सो व्हेन यू आर मोर वरीड देन यू शुड बी, जब आप जो होना चाहिए उससे ज्यादा परेशान रहते हो, तब आपको एंड में सही सच्चाई पता तो चली जाती, बिकॉज आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, यू विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स, but you will end up using lots of resources. All right, and chalo fine, you will end up with a correct opinion, but you will end up using lots of resources. So that is why 1B and 2B negatively impacts audit efficiency. Am I clear with this? Yes sir, yes sir. इसलिए 1A and 2A वाला जो सिचुएशन है, 1A and 2A वाला जो सिचुएशन है उसे टाइप 1 सैंपलिंग रिस्क कहते हैं, एंड 1B एंड 2B वाला जो सिचुएशन है उसे टाइप 2 सैंपलिंग रिस्क कहते हैं. सो आपको कैसे याद रखना है? टाइप 1 सैंपलिंग रिस्क, आई फील देयर आर नो प्रॉब्लम्स बट एक्चुअली देयर आर. I will never find those problems because I have never found anything that is doubtful. I will finish audit faster, but I will end up with the wrong opinion, and that is why it negatively impacts my opinion. So audit effectiveness. Type 2, I feel there are many problems, but actually there are not so many problems. But because I feel there are many problems, I will take more sample and then I will come to know about the reality. And it negatively impacts my time, my resources, but I will end up with a correct opinion. So it negatively impacts audit efficiency. Am I clear with this? So that is how you go with type 1 sampling risk and type 2 sampling risk. All right, if you have any problem, rewind and listen to it again. Fine. Now sampling techniques. If you want to reduce your sampling risk, अगर आप अपने sampling risk को कम करना चाहते हो, अगर आप अपने सैम्पलिंग रिस्क को कम करना चाहते हो तो राइट टेक्निक से सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए. ऑलराइट, सो एवरीवन, आई होप कि आपको ये भी पता चाहिए कि वो लोग नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी पूछ सकते हैं. बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉन सैम्पलिंग रिस्क of deriving wrong conclusions due to any reason other than sampling risk. All right, so due to other reasons, then that becomes non-sampling risk. Okay, everyone over here. अब अगर सही सैम्पलिंग रिस्क को अगर कम करना चाहते हो तो सही टेक्निक से सैंपल सिलेक्ट करना जरूरी है. ऑलराइट, सो लुक एट दिस सैंपलिंग टेक्निक्स. फटाफट सारी टेक्निक्स बता देता हूं. एक है रैंडम सिलेक्शन. रैंडम सिलेक्शन यानी सर सिलेक्टिंग एनी यूनिट रैंडमली, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन. करेक्ट.
इमेजिन कि मैं सारे इनवॉइस नंबर्स को चिट में लिख दूं, चिट को बॉक्स में डाल दूं एंड देन बॉक्स में से कोई एक चिट उठाऊं, देन एवरी यूनिट एक्चुअली हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, करेक्ट? So selecting the units in such a manner that every unit has an equal chance of selection. You should not be able to influence the selection manually. But practical life ऐसे invoice number चिट में डाल के थोड़ी रखते हैं. Then practical life में obviously कैसे चलता है ये चीज? That random number table generator नाम की एक चीज होती है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे लॉटरी सिस्टम होता है. So inside that the data is uploaded and the computer selects the transactions as if you are selecting the chit from a box, correct? So you need to write the correct English over here. Every unit in the population has an equal chance of selection, genuinely an equal chance of selection. It is applied through random number generators, for example, random number tables, correct? And I want to ensure that एक ही पेज में मैं सारी techniques पढ़ा दूं. That is why I am not doing a lot of decoration over here. All right, but obviously, if there is any doubt, you can let me know in the chat box of the app, and I will be very happy to solve it. Okay. Let us say expenses का data है. मैंने दो में डिवाइड किया, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस एंड अदर्स. इसमें से रैंडम सिलेक्शन किया, इसमें से रैंडम सिलेक्शन किया, ऑलराइट, बाय थ्रू रैंडम नंबर टेबल जनरेटर कंप्यूटर्स एंड स्टफ. देन ये क्या है, ये जो मैंने किया वो क्या किया, कैन आई से डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, बिकॉज व्हेन यू डिवाइड इनटू ग्रुप्स इट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटा, STRATA, स्ट्रैटा, एंड दिस इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. यस, बट समझो पूरे एक्सपेंसेस के डेटा में अगर मैंने रैंडम सिलेक्शन किया होता तो, करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग. आई वुड रिक्वेस्ट दैट ये आप एक बार मॉड्यूल से थियरी पढ़ो, सो इट हेल्प्स यू जस्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट. अदरवाइज दिस मच एक्सप्लेनेशन इफ इट फिट्स इन योर माइंड, इट इज मोर देन इनफ. ऑलराइट, लेट अस से दैट एक्सपेंसेस का पूरा डेटा है मेरे पास, एंड विदाउट एनी टेक्निक आई एम सिलेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. ना मैं कोई जजमेंट यूज कर रहा हूं, ना कोई एनालिसिस कर रहा हूं, एंड जस्ट ब्लाइंड सिलेक्शन, कहीं से भी किधर से भी, ऑलराइट, कुछ भी, हैशटैग कुछ भी सिलेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड एज हैपहजार्ड सिलेक्शन. I want you to understand the difference between haphazard and random sampling. Many of them feel that it is the same. Alright, and in MCQs you may end up selecting the wrong option, so please be careful. Random selection में there was a technique. I uploaded the data in that random number table generator computer, and the computer selected the units randomly, where every unit genuinely had an equal chance. Whereas when it comes to haphazard selection from the data जो मेरे पास है, उसमें से मैं कुछ भी कहीं से भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ना कोई टेक्निक है, ना कोई जजमेंट है, करेक्ट? सो विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक, I should try my level best that जब मैं haphazard selection यूज कर रहा हूँ, I don't become very predictable. उसका बेनिफिट यही होता है haphazard selection का, that you are not supposed to be predictable, you are supposed to do anything without thinking. So don't go with any thoughts, just go and select. Alright. Of course, जब आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज कर रहे हो, तो बीच में अचानक से haphazard selection स्टार्ट मत कर दो. Alright. So haphazard selection में there is no statistics, and in fact even no judgment. No statistics, no judgment, without following a structured technique. I want this particular phrase at the tip of your tongue. All right, let us say that expenses का data है and there are 1000 transactions. मुझे 20 का सैंपल साइज चाहिए. थोड़ा मेसी प्रेजेंटेशन होगा because I want everything on one page, that is why. 20 का सैंपल साइज चाहिए, so 1000 डिवाइड बाय 20. ऐसा भी कर सकता हूं मैं every 50th यूनिट, बट इफ आई से every 50th यूनिट और ये अगर लीक हो गया मैनेजमेंट को, देन दे में एडजस्ट दैट 50th यूनिट. ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम द फर्स्ट 50 आई विल सिलेक्ट एनी यूनिट. Alright, whether by random selection or haphazard selection, from the first 50 I will select any unit, जैसे कि 37th unit, and every 50th unit thereafter, यानी 37th, 87th, 137th, 187th, ऐसा. Alright, so instead of going 50, 100, 150, 200, I went 37th, 87th, 137th, 187th, ऐसा. So this is called as systematic sampling, also called as interval based sampling. Also called as interval based sampling. अब इसका जो थियरी आपके टिप ऑफ द टंग पे बिठाने के लिए मैंने पूरा एग्जांपल दिया. तो ये था मेरा पॉपुलेशन, दिस वाज माय सैंपल साइज. अभी देखो, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, मतलब ऑल द यूनिट्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज टू गिव अ सैम्पलिंग इंटरवल.
फॉर एग्जाम्पल 50, अभी मॉड्यूल में 50 लिखा है पर किधर से आया वो बोला नहीं, सो दैट दिस आई हैव जस्ट डिराइव्ड फॉर यू. ऑलराइट, having determined a starting point within first 50, starting point within first 50, let us say 37th unit. Each 50th unit thereafter is selected, so 87th, 137th and so on. I need to ensure that एक पैटर्न डेवलप ना हो जाए. सर पैटर्न मीन्स आई शुड नॉट एंड अप सिलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस, है ना, एक सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट नहीं हो जाना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आई तो हम लोग थोड़ा पॉपुलेशन को शफल कर देते हैं ताकि थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट हो. लेट अस से अगर 37 87 परचेस फ्रॉम एक्स, परचेस फ्रॉम एक्स, परचेस फ्रॉम एक्स ही आ गया तो एक्स की बहुत याद आ जाएगी. द ऑडिटर वुड नीड टू डिटरमाइन दैट सैम्पलिंग यूनिट्स विद इन द पॉपुलेशन आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट sampling interval corresponds with a particular pattern. It should not be structured in such a way that sampling interval corresponds with a particular pattern. So there should not be a pattern that you end up developing in the such selection. All right, बेटा थोड़ा मैं टफ वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज मॉड्यूल लैंग्वेज लिखने के मार्क्स मिलेंगे. All right, I hope you would have seen the comments given by May 22 examiners which were discussed by the institute in November 22 preparation seminar also. All right, then चलो जब मैं ऐसा करता हूं, लेट अस से फर्स्ट 50, लास्ट 50, ये क्या कर रहा हूं सर मैं, पूरा एक पॉपुलेशन है जिसमें से एक ब्लॉक उठा रहा हूं. सर ये भी एवरी 50th था, ये सब सिमिलर लग रहा है क्या? 50-50 सिमिलर है और कुछ सिमिलर नहीं है, कंफ्यूज होने का नहीं बॉस. करेक्ट, एवरी 50th में तो 37th मैंने सिलेक्ट किया पहले, देन 87th एंड स्टफ, ऐसा प्रॉपर तरीके से गया. ये तो फर्स्ट 50 लास्ट 50 यानी पूरा फर्स्ट 50 को सिलेक्ट ही कर लिया. करेक्ट, एंड देन लास्ट 50 को सिलेक्ट कर लिया. सो ऐसा जो पूरे पॉपुलेशन में से व्हेन यू पिक अप अ फुल ब्लॉक, जब आप पूरा एक ब्लॉक उठा लेते हो, करेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक सिलेक्शन. दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक सिलेक्शन. So selection of a block of contiguous items, that means continuously sequential items, correct. Selection of a block of continuous items from within the population. ये लाइन याद रखो. नॉर्मली ये फर्स्ट 50 लास्ट 50 बहुत रेयरली ऐसा यूज करते हैं. आई टेल यू, जब फेक एंट्रीज का रिस्क होता है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, करेक्ट, ऐसा जब रिस्क होता है तब हम लोग ये सब यूज करते हैं. वरना नॉर्मली कोई पूरे पॉपुलेशन का वेरिफिकेशन आप ब्लॉक सैंपलिंग से खत्म नहीं कर सकते. ये सेमिनार नहीं चल रहा है बॉस, ये इन्होंने लिखा है, लुक एट दिस. It cannot ordinarily be used in audit sampling because most populations are structured such that items in a sequence can be expected to have similar characteristics to each other. नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट 50 लास्ट 50 जो भी आइटम्स होती है बहुत सिमिलर होती है टू ईच अदर, एंड दैट इज द रीजन दैट आप सिर्फ ब्लॉक सैंपलिंग से पूरा पॉपुलेशन खत्म नहीं कर सकते. इट कैन बी अ सपोर्टिंग टेक्निक बट इट कैन नॉट बी द ओनली टेक्निक फॉर वेरीफाइंग एन एंटायर पॉपुलेशन. ऑलराइट, ओके, देन पूरा अमाउंट के हिसाब से जब सिलेक्शन चांस डिफाइन होता है, वेटेज बोलते हैं ना, वेटेज. सो लेट अस से अगर डेटर ए है 30,000 एंड डेटर बी है 70,000, सो दिस इज 1 lakh. So डेटर ए का सिलेक्शन चांस 30% एंड इसका 70%. इफ आई सिलेक्ट 100 यूनिट्स तो 30 ए से आएंगे एंड 70 बी से आएंगे, करेक्ट. सो ये जो पूरा सिलेक्शन का चांस है, व्हेन आई डिफाइन इट कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द अमाउंट्स, करेक्ट, देन दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग. It is a type of value weighted selection in which आपका sample size, selection, evaluation, conclusion, everything is defined based upon monetary amounts. So accounts with larger amounts have a better chance of selection. All right. Then जब हम लोग ये sampling techniques को थोड़ा डिटेल में जाके और देखते हैं, then इतना पता चलता है मॉड्यूल में कि stratification and value weighted selection को लेके they have given separate paragraphs and we need to ensure that we have it at the tip of our tongue because there are some really good points over here. What is the meaning of the word stratification? Dividing the population into groups. बोलो, dividing the population into groups. ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? When there are too many variety of transactions in a population, जब एक population के अंदर बहुत ज्यादा variety होती है तो हमें ऐसा फील होता है that यार थोड़ा variability कम करने के लिए एक एक ग्रुप का एनालाइज करते हैं. And you know what? By using this technique, lower sample size से भी हमें ज्यादा confident फील हो सकता है. क्या बात कर रहे हो सर? Yes. So dividing population into discrete separate subpopulations. So let us say expense है तो अभी related party transactions and others ये मैंने डिवाइड किया, करेक्ट. Let us say total expense 1000 transactions है. Related party transactions में से मैंने 50 लिया सैंपल एंड अदर्स में से मैंने 100 लिया. So I took a sample of 150.
आई विल फील कॉन्फिडेंट दैट यस अलग अलग वेराइटी के ट्रांजैक्शंस मेरे 150 यूनिट्स में आ गए। लेट अस से कि मैं ये डिवाइड नहीं करता ग्रुप में और पूरे 1000 में से 200 सिलेक्ट कर लेता। सो आपको किस में कॉन्फिडेंट फील होगा, इन दिस 150 और इन दिस 200? ऑब्वियसली सर इन दिस 150, बिकॉज ये 150 में मुझे पक्का पता है दैट आई एम वेरीफाइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आल्सो एंड आई एम आल्सो फोकसिंग अपॉन अदर ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये 200 में सर सारे के सारे अदर सिलेक्ट हो गए या सारे के सारे रिलेटेड पार्टी के सिलेक्ट हो गए, तो सर देयर इज अ रिस्क ओवर देयर। एग्जैक्टली। सो इवन विथ अ लोअर सैंपल साइज यू फील मोर कॉन्फिडेंट। So that is the purpose of stratification, to reduce the variability so that we can reduce the sample size. So it allows sample size to reduce without increasing the sampling risk. अच्छा, ये जो आप ग्रुप बनाते हो, ये जो मैंने बनाया आरपीटी एंड अदर्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड अदर्स, ये मैंने किया स्ट्रेटिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा होता है स्ट्रेटिफिकेशन बाय मॉनिटरी वैल्यू, करेक्ट, वेयर आप वो करते हो ना 0 to 10 lakhs, 10 to 50 lakhs, then 50 to 100 lakh, whatever it is। तो स्ट्रेटिफिकेशन बाय मॉनिटरी वैल्यू, फिर उसके अंदर जा जाके सिलेक्शन करेंगे। तो आइदर यू कैन डिवाइड इट बेस्ड बाय मॉनिटरी वैल्यू और यू कैन क्रिएट ग्रुप्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ग्रुप्स बाय मॉनिटरी वैल्यू एंड ग्रुप्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, देन ऑब्वियसली अब जो मैं बताने वाला हूं वो तो कॉमन सेंस है कि भाई अगर पॉपुलेशन है उसको आपने दो ग्रुप में डिवाइड किया, G1 G2, G1 में से सैंपल निकाला S1, G2 में से सैंपल निकाला S2। S1 सैंपल के जो भी रिजल्ट्स आए वो R1 है, आपके जो भी कंक्लूजन्स आए, एंड S2 सैंपल के जो भी रिजल्ट्स आए वो R2 है। कहना ऐसे ये R2 के बेसिस पे आप G2 का कंक्लूजन बना सकते हो, बिकॉज G2 में से सैंपल निकालकर आपको रिजल्ट्स आए। बट R2 के बेसिस पे एंटायर पॉपुलेशन पे कंक्लूजन नहीं बना सकते, बिकॉज R1 के कंक्लूजन्स G1 को समझने में काम आएंगे, R2 के कंक्लूजन्स G2 को समझने में काम आएंगे, एंड देन R1 प्लस R2 आप करोगे तो आपको पूरे पॉपुलेशन के ऊपर की कंक्लूजन समझ में आएंगे। सो नेक्स्ट लाइन इज वेरी सिंपल, results of audit procedures applied to a sample of items within a stratum can be projected to the items that make up that stratum. So R1 can be used for concluding upon G1 and R2 can be used for concluding upon G2, and then you can make a conclusion about the entire population. Yes, yes, yes. So the meaning of stratification, the objective of stratification, the manner of stratification, and the results to be calculated, correct? So these are the 4 points which you explain and get your marks. Correct, incorrect, MCQs में को which of the following statement is appropriate, inappropriate, ये सब चीजों के लिए बहुत फेवरेट हो जाता है ये। Alright, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, मैंने बोला अकाउंट्स विथ लार्जर अमाउंट्स हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन। इससे क्या फायदा होता है कि आपका पूरा जो सैंपल है वो वहां पे फोकस्ड होता है जहां पे ज्यादा अमाउंट्स है। सो लुक एट दिस, to identify sampling unit as individual monetary units that make up the population। यानी कि वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में अप्रोच क्या होता है कंप्लीटली कि भाई एक एक आइटम को देखते हैं कि क्या क्या अमाउंट है जिससे पूरा पॉपुलेशन बन रहा है। हैविंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स है तो अभी डेटर ए, डेटर बी, वो लोग पहले समझा रहे कि कैसे होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स है तो डेटर ए, डेटर बी, फिर डेटर ए के अंदर भी कितने ट्रांजैक्शन है, T1, T2, डेटर बी के अंदर कितने ट्रांजैक्शन है। हैविंग सिलेक्टेड स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस, देन हर एक बैलेंस का ब्रेकअप देखा जाता है। द ऑडिटर में देन एग्जामिन इंडिविजुअल बैलेंसेस दैट कंटेन दोस मॉनिटरी यूनिट्स। What is the best advantage of value weighted selection? That effort is directed towards larger value items. Tell me, effort is directed towards larger value items. तो थोड़ा ऐसा बोलने का, अकाउंट विद लार्जर अमाउंट्स हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन एंड एफर्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लार्जर वैल्यू आइटम्स, विद दैट यू गेट योर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन का मार्क्स। ऑलराइट, ओके। तो ये सारी अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक्स है, रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक इंटरवल सिलेक्शन, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, हैप्पजार्ड सिलेक्शन, ब्लॉक सिलेक्शन, एंड देन ये सब एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग थोड़ा और डिटेल में जाके बोलते हैं कि भाई पॉपुलेशन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, या तो सिर्फ यू कैन डिसाइड कि पूरा सिलेक्शन चांस यू कैन डिसाइड बेस्ड अपॉन अमाउंट। तो स्ट्रैटिफिकेशन, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन का डिस्कशन है। यू कैन पॉज, आई वुड रिक्वेस्ट यू कैन पॉज इफ यू वांट। जो भी आपके पास नोट्स है, वेदर यू आर माय स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ऑफ सम अदर प्रोफेसर्स और सेल्फ स्टडी, जो भी आपने इसकी नोट्स बनाए उसको रिवाइज कर लो, बिकॉज ये पूरा आपका ब्रीफ आंसर्स, करेक्ट इनकरेक्ट, एमसीक्यू सब जगह पे इंपॉर्टेंट है। दैट इज द सैंपल सिलेक्शन टेक्निक्स। ऑलराइट, ओके। नाउ आई होप यू वुड हैव डन योर रिविजन। तो इतना पता चला कि हम लोग जो सैंपलिंग के लिए अप्रोच यूज करते हैं
वो दो तरह का अप्रोच होता है, एक तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच, दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। इनफैक्ट आप जो ये रैंडम सिलेक्शन या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या वैल्यू वेटेड सिलेक्शन ये सब जो चल रहा था, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, करेक्ट। या पर जब आप अपने जजमेंट के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिलेक्शन करते हो, करेक्ट, देन दैट इज मोर ऑफ अ नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो आपको ना पहले स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल का थोड़ा मीनिंग समझाना है, एंड देन देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर करेक्ट इनकरेक्ट एंड स्टफ, बी केयरफुल। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच हैज रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी, ऑलराइट, इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़े कीवर्ड्स याद रखो, इसमें तो अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं जा सकते पूरा। रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स, प्रोबेबिलिटी थियरी, इतना कर सकते हो? यस, ओके। सैंपल इज सिलेक्टेड बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इतना एटलीस्ट लिख सकते हो, ओके। नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विच आर अदर देन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज नॉन स्टैटिस्टिकल, करेक्ट, बहुत मस्त है। सैम्पलिंग अप्रोच विच डज नॉट हैव फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल अप्रोच इज कॉल्ड एज नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। नॉर्मली जो सिलेक्शन हो किसके बेसिस पे होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। वो बहुत, ये अप्रोच बहुत ही कॉमनली यूज्ड अप्रोच है, करेक्ट। बट टेल मी, ये जो ऑडिटर को डिसीजन लेना है वेदर यू शुड गो फॉर स्टैटिस्टिकल अप्रोच की नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, करेक्ट, वो डिसीजन कौन से बेसिस पे लेता है ऑडिटर? हेलो, दैट ऑडिटर हैज टू डिसाइड बेस्ड अपॉन हिज जजमेंट। अच्छा, कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच से ही काम करो। सर फॉर एग्जांपल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड स्टफ, जहां पे बहुत ही एनालिटिकल चीजें होती हैं, लीगल एक्सपेंसेस एंड स्टफ, ऑलराइट, उसको प्रॉपर एनालाइज करके सिलेक्ट करना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे, विल फोकस ओवर हियर, विल फोकस ओवर देयर, ऑलराइट। पर अगर समझो एक ही टाइप का नॉर्मल ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन है, लार्ज वॉल्यूम है, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन है, ऑलराइट, एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ट्रांजैक्शंस है, जहां पे ज्यादा एरर्स वगैरह के बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, तो वहां पे आप स्टैटिस्टिकल तरीके से सब सिलेक्शन कर सकते हो, यू कैन गो अहेड। सो बट एट द एंड दैट डिसीजन इज डिपेंडेंट अपॉन योर जजमेंट। यही सब चीजें वो लोग यहाँ पे समझा रहे हैं। So they are explaining you what is the difference between statistical and non-statistical approach. Statistical एकदम साइंटिफिक होता है, उसको आप प्रूव कर सकते हो चीजों को। नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच में थोड़ा पर्सनल बायस का रिस्क होता है, ऑलराइट, यू मे बी पार्शियल टुवर्ड्स सम एरियाज, यू मे एंड अप स्किपिंग सम एरियाज, ऑलराइट, वेयर स्टैटिस्टिकल में बायस का रिस्क नहीं होता है। सो फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स यू कैन स्टडी ओवर हियर, एक थोड़ा रीड वंस करके, देन यू कैन पुट इट इन योर पेपर। लेकिन 7th and 8th point have been their favorite for correct or incorrect. The decision whether to use a statistical or non-statistical approach is a matter for auditor's judgment. अच्छा, सिर्फ ऐसे मत सोच लेना, जैसे मैंने आपको एक्चुअली प्रूव करके दिखाया कुछ कुछ जगह पे कहां पे स्टैटिस्टिक्स नॉन स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, एंड आई एक्सप्लेन द लॉजिक आल्सो बिहाइंड दैट। पर ऐसा नहीं होता है कि भाई वेरी स्मॉल एंटिटी, नो, ओनली 20 ट्रांजैक्शंस वी हैव टू सिलेक्ट इन सैंपल, सो लेट अस गो फॉर नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। व्हाई टू गो फॉर स्टैटिस्टिक्स? कंप्यूटर क्यों खोलने का इतना छोटा एंटिटी? ओ, रिलायंस का ऑडिट है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना है ना, चलो चलो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। तो बॉस, ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता। सो यू डोंट डिसाइड बेस्ड अपॉन जस्ट सैंपल साइज। सो सैंपल साइज इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस, ऑलराइट। सो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करेक्ट इनकरेक्ट एंड स्टफ, ऑलराइट। नाउ ऐसे 530 अगर आप ध्यान से देखो तो वो तीन चीजों पे आपको कंटिन्यूसली हैमर करता रहता है: सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड सैंपल सिलेक्शन। सच्ची बताओ, मैंने आपको सैंपल सिलेक्शन तो बता दिया, सैंपल सिलेक्शन की टेक्निक्स बता दी मैंने आपको, एंड हमारा मोस्टली तो इंटेंशन यही था सैंपल सिलेक्शन में, दैट वाज ईच यूनिट हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन, करेक्ट, तो एक थोड़ा अनबायस्ड अप्रोच रहे। बट आई नीड टू नाउ एलाबोरेट अपॉन दिस वर्ड सैंपल साइज, कि चलो भाई एक पॉपुलेशन के अंदर 1000 ट्रांजैक्शंस है, तो मैं सैंपल साइज का जो डिसीजन है कौन से बेसिस पे लेता हूं। एंड लेट मी टेल यू, जो भी डिसीजन मैं लूं, मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव ये होता है दैट सैंपल साइज शुड बी सफिशिएंट टू रिड्यूस सैंपलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। या रिस्क ऑफ डिराइविंग रॉन्ग कंक्लूजंस ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट सैंपल, ये जो रिस्क है, ये रिस्क एक अप्रोप्रिएटली लो लेवल पे आ जाए, ऐसा मेरा ऑब्जेक्टिव है। बट सैंपल साइज के कुछ एक्सप्लेनेशंस अभी मेरे को यहाँ पे देने हैं, बट बिफोर आई कम टू दैट, ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने की जरूरत है, जो मैंने मैन्युअली लिखा हुआ है ऑन द नेक्स्ट पेज, जहां पे थोड़ा ब्लैंक स्पेस है वहां पे। एवरीवन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन शॉर्ट, एंड जितना आपके मॉड्यूल में दिया है उतना ही, अदरवाइज देयर कैन बी लॉट्स ऑफ डिस्कशंस दैट कैन बी डन, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस लेवल यानी मैक्सिमम एरर जो आपको एक्सेप्टेबल है। ये आपके लाइफ में भी कंसेप्ट काम करता है। ये हाँ ठीक है, थोड़ा बाहर घूमेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम, दोस्तों के साथ घूमने दो, इमेजिन योर पेरेंट्स, योर गार्डियन, घूमने दो, कोई प्रॉब्लम, पी के आए थे प्रॉब्लम,
If you're drunk, then there's a problem. Then I know it's a marathon lecture. I know I don't have to waste your time, but there is something that I need to put in your brains right now. कि जब भी टॉलरेंस लेवल कोई भी सेट करता है दैट ओके मैक्सिमम एरर दैट इज एक्सेप्टेबल, तो मेरा फोकस क्या होता है दैट द एक्चुअल एरर शुड नॉट बी मोर देन द टॉलरेबल एरर, दैट द एक्चुअल एरर शुड नॉट बी मोर देन द टॉलरेबल एरर. करेक्ट. बस अभी यही थिंकिंग से पढ़ो. मैक्सिमम एरर दैट इज एक्सेप्टेबल टू द ऑडिटर इन अ पॉपुलेशन. अब ऑडिटर कौन से टेस्ट करता रहता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स. अब जब ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा है तो ऑडिटर को क्लियर होता है कि भाई ठीक है, थोड़े बहुत ये कंट्रोल्स फॉलो नहीं हुए तो चलेगा, ये XYZ कंट्रोल्स अगर फॉलो नहीं हुए तो चलेगा, बट अगर दूसरे कंट्रोल्स फॉलो नहीं हुए तो नहीं चलेगा. या लेट अस से अगर 1000 ट्रांजैक्शन से उसमें 10-12 ट्रांजैक्शंस में अनऑथराइज्ड कुछ रहेगा, देन आई एम ओके विथ इट, या इम्प्रॉपरली ऑथराइज्ड. आप डिसाइड कर लो. नहीं इम्प्रॉपरली ऑथराइज्ड आई एम ओके, अनऑथराइज्ड आई एम नॉट ओके. करेक्ट. तो ये सब डिसीजन लेना पड़ेगा ना. तो जब एम्प्लॉयज कंट्रोल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेविएशन. एंड व्हेनेवर आई एम टेस्टिंग a population from the point of view of test of controls, तो I need to set my tolerable rate of deviation, कि a rate of deviation from the prescribed controls which is acceptable to the auditor, but it should not be exceeded by the actual deviation. यानी actual deviation should not be more than the tolerable rate of deviation. ये मेरा हमेशा फोकस एरिया रहता है. टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, अ मॉनिटरी अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेबल टू द ऑडिटर. लेकिन ऑडिटर वो क्यों लेवल सेट करता है कि भाई ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए काम आता है कि भाई इससे ज्यादा का अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए. राइट. सो मॉनिटरी अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट विच शुड नॉट बी एक्सीडेड बाय एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन. करेक्ट. तो एवरीवन, मेरा टॉलरेंस लेवल यानी कि भाई इतना मैक्सिमम एरर मुझे एक्सेप्टेबल है. तो अगर मेरा टॉलरेंस लेवल इज लो यानी मेरे को छोटे छोटे एरर्स में भी इंटरेस्ट है. So if my tolerance level is low, then obviously my sample size will be high. However, if my tolerance level is high, if my tolerance level is high, then obviously my sample size will be low. And that is why this is an important factor in determining the sample size. Correct? Practical life में कैसे वर्कआउट होता है stuff. I hope that you will study that at final CA level. All right, and we do discuss it in detail at final CA regular lectures. But obviously अभी यहाँ पे we need to focus कि भाई तुमको एग्जाम के वर्ड्स आ जाए अभी. So sample size. अब ना अगर समझो ऐसा आंसर है, सैंपल डिजाइन साइज एंड सिलेक्शन के ऊपर बताओ, तो ये डिजाइन साइज सिलेक्शन के ऊपर एक दो पॉइंट लिख दिया, खत्म हो गया. बट दे कैन आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन सैंपल साइज. करेक्ट. एंड सैंपल सिलेक्शन का ऊपर ये सब चार्ट्स था आपके पास. ऑलराइट, ओवर हियर. एंड अभी सैंपल साइज पे पूछा तो क्या, दैट इज वाई प्लीज फोकस. ऑडिटर शुड सिलेक्ट आइटम्स फॉर सैंपल इन सच अ वे दैट each sampling unit in the population has a chance of selection. Each sampling unit in the population has a chance of selection. Right? Factors influencing sample size for test of controls. Factors influencing sample size for test of details. अब देखो यहाँ पे, अब ना ये MCQ करेक्ट इनकरेक्ट का मटेरियल है, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस का मटेरियल है. सो प्लीज बी केयरफुल एंड फटाफट मेरे को बोलना है ये सिचुएशन में क्या होगा, whether sample size will increase or it will reduce. An increase in the extent to which auditor's risk assessment takes into account relevant controls. समझाता हूं. अगर आप मेरी एंटिटी को ऑडिट कर रहे हो तो मेरे जो एडमिशन है वो ऐप के थ्रू होते हैं एंड ऐप में ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, तो कहना से वो ऐप के जो कंट्रोल्स है वो अच्छे से काम करने चाहिए, तो ही आप मेरे एडमिशन से भरोसा कर पाओगे. सो दैट मींस यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दैट इंटरनल कंट्रोल एंड यू वांट दैट कंट्रोल टू फंक्शन इफेक्टिवली. तो कहना से पहले आप डिटेल में एक बार वो एडमिशन के कंट्रोल्स तो चेक कर लोगे. Yes. So an increase in the extent to which auditor's risk assessment takes into account relevant controls, then sample size will increase for the test of controls. एक बार आपका सिस्टम पे कंफर्ट आ गया, फिर भले टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप अपना साइज कम कर दो. ऑलराइट, पर यहां पे तो एक बार कंट्रोल टेस्टिंग अच्छे से कर लेना चाहिए. एंड इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन. हाँ, होने दो. देन सैंपल साइज विल रिड्यूस. And increase in the expected rate of deviation. So what is this expected rate of deviation? That अरे यहाँ पे एक estimate लगाते हैं कि कितना गड़बड़ हो सकता है, how much can go wrong, and you think that there are lots of things that can go wrong. Then you need to be more alert. You need to be more alert, and sample size will increase. And increase in the auditor's desired level of assurance. That means you want your results to be confident. You want your results to be very much near to the actual scenario. So if you want to provide more assurance, then sample size is going to increase. And increase in the number of sample units in the population. आज अगर सपोज मेरे 2000 एडमिशंस हुए, लेट अस से, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम आपने देखा कि 3000 एडमिशंस हुए. एक मिनट,
तो ऐसे पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे अचानक से आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का सैंपल साइज थोड़ी इंक्रीज कर दोगे। नहीं, रिस्क बढ़ा तो आप इंक्रीज करोगे, माना। आपका टॉलरेंस लेवल कम हुआ, आप इंक्रीज करोगे, माना। ऑलराइट, आपको और बेहतर अश्योरेंस देना है, आप इंक्रीज करोगे, माना। ये सब फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज करो। जस्ट बिकॉज मेरा पॉपुलेशन बढ़ गया तो मैं बोलोगे इंक्रीज कर देना है। ऑलराइट, सो एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन will have negligible effect on sample size. Yes, yes, okay. Factors influencing sample size for test of details. An increase in the auditor's assessment of risk of material misstatement. अगर risk of material misstatement increase हो गया, यानी there are more chances of error and fraud, then sample size will increase. An increase in the use of other substantive procedures directed at the same assertion. बताता हूं। लेट अस से कि अगर डेटर ए का जो लेजर का बैलेंस है, वो उसके लिए आपको डेटर ए से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिल गया, वो भी पॉजिटिव कंफर्मेशन का रिप्लाई आ गया, एंड वो एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है जो टैली हो गया। तो जब आप क्रेडिट सेल्स का एक एक इनवॉइस का टेस्टिंग कर रहे हो, उसका जब सैंपल निकाल रहे हो, कहना इसे डेटर ए वाली चीज एक्सक्लूड कर सकते हो, बिकॉज या तो कम कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव ऑब्टेन्ड अ बेटर एविडेंस। यस, so an increase in the use of other substantive procedures at the same assertion, if that same item is being verified by different other techniques also, then the sample size is going to reduce. An increase in the auditor's desired level of assurance, so you want your assurance to be more confident, you want to be more confident about your assurance, then in that case your sample size is going to increase. An increase in the tolerable misstatement, increase in the tolerable misstatement, then sample size is going to reduce. An increase in the amount of expected misstatement, करेक्ट, यानी वही रिस्क ऑफ मेटल मिसस्टेटमेंट, आपको लग रहा है कि यहाँ पे शायद ज्यादा मिसस्टेटमेंट हो सकता है, देन सैंपल साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। बाकी ये जो पॉइंट है वो सेम रहता है कि जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया तो सैंपल साइज इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। दैट रिमेन्स द सेम फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। Am I clear with this? Yes, yes. So ये पूरा MCQ मटेरियल है, प्लीज बी केयरफुल। या तो लोग 2-3 फैक्टर दे देंगे आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में, लेटर से 4 फैक्टर दे दिए और बोला इसमें सैंपल साइज पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ। दिसंबर 21 में ऐसे क्वेश्चन पूछने की ट्राई की थी उन्होंने। ऑलराइट, सो वी आर थ्रू विद सैंपल साइज सिलेक्शन। अब सैंपल डिजाइन की बात कर लेते हैं। सर सैंपल डिजाइन की बात कर लेते हैं। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सैंपल डिजाइन, यानी कि वही साइज सिलेक्शन जो है सब मिला के डिजाइन बनता है, पर सैंपल का जो फाइनल डिजाइन बनेगा, यानी जो मैं साइज सिलेक्शन का सब टेक्निक्स यूज करता हूं, कितना सैंपल साइज, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि मेरा पर्पस ऑफ प्रोसीजर क्या है एंड पॉपुलेशन कौन सा है। सर ये जरा एक्सप्लेन करोगे? यस, पर्पस ऑफ प्रोसीजर, अगर आपका सिंपल इनवॉइस टेस्टिंग का पर्पस है तो रैंडम सिलेक्शन से आगे बढ़ जाओ, लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए तो टॉप 10 डेटर्स लो। देखो मैं सैंपल डिफाइन कर रहा हूं ना बेस्ड अपॉन द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में लेटर से अगर कोई वैरायटी नहीं है तो आपको स्ट्रेटिफिकेशन डिवीजन ऑफ ग्रुप करने की जरूरत नहीं, लेकिन इफ देयर इज too much of variety in the population, then you need to stratify it and divide it into group. So consider the purpose of the procedure and characteristics of the population. तो डिजाइन में हमेशा पीसी कंसीडर करना है, पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि डेविएशन क्या होता है, मिसस्टेटमेंट क्या होता है, टॉलरेंस लेवल क्या होता है, ये सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। ऑलराइट, पॉपुलेशन कौन सा यूज करना है, स्ट्रेटिफिकेशन या वैल्यूएटेड सिलेक्शन में जाना है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करना है कि नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। सो बेसिकली हमने जो भी अभी तक डिसाइड किया है वो सब डिफाइन डिटरमाइन। बट एक यूनिक पॉइंट क्या था, दैट कंसीडर द पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एवरीवन दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन on principles to be considered or factors to be considered or precautions to be taken for sample design, size and selection. तो आपको ये डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन में ये एक एक पॉइंट लिख देना है। लेकिन अगर लेटर से उन्होंने डिजाइन के ऊपर अलग से पूछा तो आपको ये सब कुछ अंदर जाना पड़ेगा। साइज में तो वो लोग आपको डिफाइन फैक्टर्स का लिस्ट दे देंगे, आपको उसके हिसाब से आंसर करना है, या बोलेंगे एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स और एनी 3 फैक्टर्स। एंड सिलेक्शन में कोई ना कोई टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, सो देयर कैन बी इंडिविजुअल क्वेश्चंस और देयर कैन बी जस्ट वन ओवरऑल क्वेश्चन। ऑलराइट, ग्रेट। अब जो भी आपने सैंपल सिलेक्ट किया है, ऑब्वियसली वो सैंपल सिलेक्ट आपने किया है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसीजर। जैसे टॉप 10 डेटर्स के लिए मैं करने वाला हूं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, या तो पूरे परचेसेस या सेल्स में से मैंने रैंडम सिलेक्शन करके 200 यूनिट सिलेक्ट किया है तो इस पे मैं करने वाला हूं वाउचिंग, या तो लेटर से पेमेंट का सैंपल लेके मैं टेस्ट करने वाला हूं किसने ऑथराइज किया है पेमेंट। तो जब भी कोई सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई पर्पस के लिए होता है, तो प्लीज परफॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। Auditor shall perform audit procedures appropriate to the purpose on each item selected. Sorry मैं सैम्पलिंग में थोड़ा स्लो हो जाता हूं बिकॉज यहाँ पे बच्चे फिर बहुत फास्ट गया तो देयर इज अ प्रॉब्लम।
ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट टू द पर्पस। सो ऐसी प्रोसीजर अप्लाई करो जो पर्पस के लिए आपने सैंपल सिलेक्ट किया था। सो लेट अस से दैट आई सिलेक्टेड द सैंपल फॉर चेकिंग पेमेंट ऑथराइजेशन, तो चेक करो ना भाई। बट लेट अस से उसमें एक ऐसा सैंपल आ गया जो पेमेंट कैंसिल हो चुका था, यानी कि पेमेंट नहीं करना था, स्टॉप पेमेंट हो चुका था, तो पेमेंट ऑथराइज ही नहीं करना था। तो मैं बोला यार मेरे बॉस को सर ये पेमेंट ऑथराइजेशन है, ये तो गलत सैंपल ही गलत आ गया, तो रिप्लेस कर दो। अगर सैंपल ही गलत सिलेक्ट हो गया तो रिप्लेस कर दो। इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड आइटम देन प्लीज रिप्लेस दैट पर्टिकुलर आइटम, एंड आई हैव गिवन द एग्जांपल आल्सो ओवर हियर। ऑलराइट, सो इफ ऑडिट प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल देन प्लीज रिप्लेस। बट लेट अस से दैट ऑडिट प्रोसीजर इज एप्लीकेबल बट एविडेंस नहीं मिल रहा है, देन परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर, या जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन डेटर को एप्लीकेबल है लेकिन जवाब नहीं आ रहा है तो अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करो। लेकिन अगर उसके बाद भी एविडेंस नहीं मिल रहा है तो प्लीज कंसीडर दैट पर्टिकुलर आइटम एज इफ इट इज रॉन्ग। और वही हम लोग करते हैं ना कि अगर ये गलत होगा तो क्या पॉसिबल इफेक्ट होता है। हेलो, ऐसे बेसिक्स नेवर फॉरगेट दैट। इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन्ड ऑडिट प्रोसीजर्स or suitable alternate audit procedures to a selected item, auditor shall treat that particular item as a deviation or a misstatement. All right, so that is what they are trying to say. So everyone, 3 points: perform appropriate procedure, जो भी apt procedure है वो perform करो as per the purpose. If procedure is not applicable then go for a replacement item. All right, or if you are unable to apply the procedures then consider it as a deviation or a mistake. Am I clear with this? Yes, yes. Okay. Now, प्रोसीजर्स वगैरह अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? सैंपलिंग रिजल्ट। ऑलराइट, सो जो भी रिजल्ट्स आएगा, अब वो रिजल्ट्स के साथ कैसे डील करना है, द मोस्ट टेक्निकल लैंग्वेज इज ऑन दिस पर्टिकुलर पेज इटसेल्फ, एंड दैट इज द पेज ऑफ सैंपलिंग रिजल्ट्स। ऑलराइट, यही पेज की वजह से बच्चे थोड़ा ऑप्शन में छोड़ देते हैं, करेक्ट। ऑलराइट, सो लेट अस फिनिश ऑफ दिस। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस से दैट प्रोडक्ट एक्स का पॉपुलेशन है 1000 ट्रांजैक्शंस का, एंड यू हैव सिलेक्टेड अ सैंपल ऑफ 200 ट्रांजैक्शंस। लेट अस से सेल्स का पॉपुलेशन 200 ट्रांजैक्शंस। ऑलराइट, नाउ व्हेनेवर यू गेट योर रिजल्ट्स, जब भी आप रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हो तो आपको थोड़ा उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या क्या डेविएशंस में स्टेटमेंट्स मिले हैं। लेट अस से कुछ अनऑथराइज्ड सेल्स थे, डेविएशंस, कहीं पे लेट अस से अमाउंट सही नहीं रिकॉर्ड हुआ, या एक्स का अमाउंट वाई में रिकॉर्ड हो गया, समथिंग लाइक दैट, सो मिसस्टेटमेंट्स, करेक्ट। तो रिजल्ट्स को एनालाइज करो एंड देखो दैट जो भी आपने ऑडिट सैंपलिंग का यूज किया है, डू यू रियली थिंक दैट उससे आपको रीजनेबल बेस मिला है अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। जब आप डेविएशंस, मिसस्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देखो कहीं कोई कॉमन फीचर है क्या। जैसे कि आपको एक ही टाइप के डेविएशंस मिले कि अनऑथराइज्ड 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 अनऑथराइज्ड, या लेट अस से सारे के सारे जो इंटरनल कंट्रोल्स में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस जो आपको दिखे वो सारे के सारे ईयर एंड के दिखे। ऑलराइट, तो फाइंड आउट सम काइंड ऑफ कॉमन फीचर, करेक्ट। कोई प्रोडक्ट को लेके, कोई पीरियड को लेके, कोई टाइम को लेके, कोई नेचर ऑफ एरर को लेके। ऑलराइट, एंड ये क्यों आपको फाइंड आउट करना है, सो दैट कोई रिलेटेड ऐसे डेविएशंस, मिसस्टेटमेंट्स हो तो भी आपको मिल जाए। नाउ देखो उसमें डेविएशंस, मिसस्टेटमेंट्स में कहीं कोई पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है क्या, वेदर इट इज इंटेंशनल अनइंटेंशनल, इसको भी जरा एनालाइज करो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस है वो यहां पे आ रही है, बी केयरफुल। लेट अस से दैट ये जो आपने 200 का वेरिफिकेशन किया सैंपल का, उसमें आपको दो तरह के मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, M1 M2 मिसस्टेटमेंट्स। M1 आपको मिला दैट जीएसटी इनकरेक्टली चार्ज था, 18% जीएसटी था इसके ऊपर, एंड दे हैव पुट, सिस्टम के अंदर उन्होंने रेट डाल दिया है 12%, बिकॉज ऑफ विच जीएसटी इनकरेक्ट चार्ज हो गया। टेल मी, ये जो 200 ट्रांजैक्शंस में सैंपल में हुआ है, ऑब्वियसली कहना है से ये पूरे पॉपुलेशन में हुआ होगा। इट इज वेरी क्लियर, मतलब इसमें आपको क्लियर आइडिया आ गया कि ये जो मिसस्टेटमेंट है इट इज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन। ये एक ऐसी चीज है, एक कॉमन चीज ऐसी हुई है जो पूरे पॉपुलेशन में गलत गई है। लेकिन लेट अस से एक अलग टाइप का मिसस्टेटमेंट मिला आपको, वेयर कस्टमर ए का एंट्री वाई में चला गया। ऑलराइट, ओके, आपने मल्टीपल और आपने सैंपल इंक्रीज किया तो आपको पता चला नहीं यार ये ऐसा वन ऑफ या ऐसे एक दो बार ही ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो टेल मी, क्या ये जो आपको गड़बड़ मिली है, डू यू थिंक दैट दिस रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन? नो सर,
तो काफी बार क्या होता है, कुछ कुछ मिसस्टेटमेंट्स आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको क्लियरली पता चल जाता है दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन, वेरएज कुछ कुछ मिसस्टेटमेंट्स आपको वैसे मिलते हैं जो एक दो इंसिडेंसेस होते हैं, एक दो इंस्टेंसेस होते हैं एंड मे नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। करेक्ट। अब सुनो, ये जो M2 है ना, विच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन, ऑलराइट, इसको हम लोग कहते हैं अनोमली, समथिंग दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन। एक दो ऐसे ऑफ इंसिडेंसेस हो चुके हैं। और जो M1 है ना, वेयर GST हैज बीन इनकरेक्टली चार्ज्ड, करेक्ट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन एंड हेंस इसको हम लोग कहते हैं नॉन अनोमलस, नॉन अनोमलस। करेक्ट। सो M1 जो है विच इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन, इसको हम लोग कहते हैं नॉन अनोमलस। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, कहना ऐसे ये जो M1 है GST इनकरेक्टली चार्ज, वो मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरे 1000 ट्रांजैक्शंस में कितना हुआ होगा वो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन जो M2 है, आई कैन नॉट जस्ट से कि अच्छा दो तीन ट्रांजैक्शन में ऐसा हुआ तो पूरे 1000 ट्रांजैक्शंस में ऐसा हुआ होगा, ऑलराइट, मैंने उसका रेशियो निकाल के अप्रॉक्सिमेट स्टेटमेंट निकालो। नो 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 नो, बिकॉज इट इज एन अनोमली। अनोमली को मैं इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोजेक्शन भी नहीं करने वाला। अंडरस्टूड दिस? सो एवरीवन ओवर हियर, अब जरा ये सीखो, auditor is required to project misstatements for the population to obtain a broad view of the scale of misstatements। ये प्रोजेक्शन से आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चलेगा, बट एक प्रोजेक्शन करना चाहिए कि सैंपल में इतना है तो पॉपुलेशन में कितना। When a misstatement has been established as an anomaly, M2, alright, it may be excluded when projecting misstatements to the population because anomaly के बेसिस से पूरे पॉपुलेशन का आइडिया नहीं ले सकते आप। हाँ, लेकिन अगर M2 को उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया तो ऑब्वियसली मैं जब फाइनल टोटल मिसस्टेटमेंट्स करूंगा कि प्रोडक्ट एक्स में टोटल कितना है तो उसको मैं ऐड करूंगा, लेकिन उसके बेसिस पे अप्रोक्सीमेशन 1000 में कितना हुआ होगा ये नहीं करने वाला हूं। The effect of any such misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to the projection of non-anomalous misstatements. So, अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट X में टोटल मिसस्टेटमेंट्स कितने हैं, तो भाई M1 जो है उसका मैं एक प्रोजेक्शन करूंगा प्लस M2 का प्रोजेक्शन नहीं करूंगा, पर M2 जितना मिला उतना अगर अनकरेक्टेड है तो ऐड कर दूंगा। तो दैट गिव्स मी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स। करेक्ट। तो जरा ये लाइन पढ़ो तो, पहले ये लाइन पढ़ो तो, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस अनोमलस मिसस्टेटमेंट इफ एनी इज द ऑडिटर्स बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन। करेक्ट। सो दैट इज माय बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन। सो एवरीवन, ये जो लाइंस हैं, ये डॉट जो कर रहा हो, ये तीन डॉट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स। वो लोग बोलेंगे प्लीज गाइड द ऑडिटर हाउ टू प्रोजेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स। करेक्ट। सो प्लीज एंश्योर दैट ये 3 पॉइंट लिखो, 3 मार्क लेके जाओ, बात खत्म। करेक्ट। अच्छा, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो कंट्रोल टेस्टिंग जब आप करते हो तो आपको अलग से प्रोजेक्शन वोजेक्शन करने की जरूरत नहीं। देखो बेटा, वैसे तो ओपिनियन फॉर्म करने के लिए मेरे को मिसस्टेटमेंट्स का अमाउंट चाहिए होता है कि कितना अमाउंट गलत गया है, कंट्रोल्स कितने फॉलो नहीं हो उसके बेसिस पे मेरा ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनता है। ऑलराइट, सो फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स no explicit projection of deviation is necessary since the sample deviation rate is also the projected deviation rate for the population as a whole। एक मिनट समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेमेंट ऑथराइजेशन के कंट्रोल को आप चेक कर रहे हो एंड 1000 ट्रांजैक्शंस थे जिसमें से आपने 200 सैंपल में लिए एंड आप 10 ट्रांजैक्शंस में देख रहे हो कि वो ऑथराइज्ड प्रॉपर्ली नहीं थे, इट वाज इम्प्रॉपरली ऑथराइज्ड। बेटा फटाफट लिख रहा हूं, मैराथन रिवीजन इसलिए। सो 200 सैंपल में से 10 ट्रांजैक्शंस वेर इम्प्रॉपरली ऑथराइज्ड, तो 5% ट्रांजैक्शंस का ऑथराइजेशन सही सही नहीं हुआ था, तो शायद पूरे पॉपुलेशन में भी 5% ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन सही सही ना हुआ हो। हाँ, लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शंस का अमाउंट वगैरह गलत गया है तो फिर मेरे को प्रोजेक्शन वोजेक्शन करना पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए, खास करके ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के लिए, तो जो सिस्टम में एरर रहेगा वो थोड़े सैंपल में मिला तो पूरे पॉपुलेशन में रहेगा। सो नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन इज नेसेसरी। रिमेंबर दिस, सैंपल डेविएशन रेट इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इज आल्सो द प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो उसमें आपको कैलकुलेशंस के अंदर एंटर होने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहां तक आई होप आपको लॉजिकली समझा होगा। अब दो पॉइंट ऐसे हैं जो बच्चे को क्लिक ही नहीं होते हैं एंड दैट इज वाई दे जस्ट डोंट रीड दिस पॉइंट्स। मैं आपको अपनी बेस्ट ट्राई करता हूं समझाने का। फॉर एग्जाम्पल,
आपके पेरेंट्स ने आपको बोला था कि 10 बजे तक बेटा घर पे आ जाना है, करेक्ट, एंड आप एवरीडे 9:50, 9:57, 9:59 को घर पे आते हो, मतलब कुछ तो आपको ऑक्यूपाई कर रहा है बाहर, alright, कहीं किसी को मिल के तो आ रहे हो, यू आर वेरी मच नियर टू द टॉलरेंस लेवल ऑफ योर पेरेंट्स। तो वो एक बार इन्वेस्टिगेट तो करेंगे बेटा क्या हो रहा है एग्जैक्ट, एकदम इतना लेट हो गए, सब भाग भाग के आते हो, करेक्ट। सो इवन दो यू हैव नॉट एक्सीडेड द टॉलरेंस लेवल, पर एक बार कभी ना कभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा। सुनो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जब आपका ऑडिट जब आपका एक पॉपुलेशन टेस्ट हो जाता है, वंस योर पॉपुलेशन इज टेस्टेड, द क्लोजर द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस अनोमलस मिसस्टेटमेंट, सो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस अनोमलस मिसस्टेटमेंट, अच्छा मतलब मेरा जो प्रोडक्ट एक्स को लेके टोटल मिसस्टेटमेंट का कैलकुलेशन था, बोलते हैं जितना इट इज क्लोजर टू द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, it is more likely that the actual misstatement may be more than the tolerable misstatement। तो मैंने मेरे बेटे को बोल के रखा है 10 बजे तक अंदर आ जाना है घर के अंदर, वो 9:55, 9:57, 9:59 को आ रहा है, इट इज वेरी क्लोजर टू माई टॉलरेंस लेवल, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट देयर इज समथिंग दैट इज कीपिंग यू ऑक्यूपाइड आउटसाइड, तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और एक दिन उसको बोलता हूँ 9:30 को अंदर आ जाना है, करेक्ट, फिर देखता हूं क्या करता है। सो एवरीवन, when your projection of the misstatements in the population plus anomalous misstatement, that means the total misstatement that you expect in the population, all right, is closer to the tolerance level, it is very much possible that the actual misstatement be more than that। so in short ये लोग ये बोल रहे हैं कि थोड़ा additional sample size लेकर आप verification कर लो, understood this, all right। also if जो आपका projected misstatement है कि प्रोडक्ट एक्स में टोटल कितना लग रहा है मिसस्टेटमेंट, इट इज मच मोर देन, इट इज ग्रेटर देन ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, यानी मैंने सोचा था मैक्सिमम इतना इसमें इतना गलत जाएगा यार, एंड इट इज मच मोर देन दैट, देन इन दैट केस आपको प्रोडक्ट एक्स के बारे में अभी तक पूरा पता ही नहीं चला है, सैंपल बढ़ाओ, एडिशनल वेरिफिकेशन करो, बिकॉज अगर प्रोजेक्शन ही मिसस्टेटमेंट का इतना बड़ा आ रहा है, करेक्ट, which is much more than the expectation of misstatement, that means there is unacceptable sampling risk, यानी your sample is very much inadequate, inappropriate, additional sample size लेके additional verification करो। so students, अगर मैं आपको बोलूं कि ये दो पॉइंट का मतलब क्या है, the point is very simple, that आपके रिजल्ट्स जो है उसको वो लोग एनालाइज कर रहे हैं, they are saying that यहाँ पे आप थोड़ा additional sample size लेकर वेरिफिकेशन करो, that's it, correct। बट अगर ये पॉइंट्स आपको क्लिक ही नहीं हो रहे, वाइट ही नहीं हो पा रहे, then it is okay, इतना भी लोड मत लेना, ऑलराइट, ओके। एट दी एंड सारा सैंपलिंग वगैरह को एनालाइज करके, रिजल्ट्स को एनालाइज करके अगर मुझे लग रहा है देन मेरे जो सैंपलिंग रिजल्ट्स है उससे मुझे एक रीजनेबल बेस नहीं मिला है, देन एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, मैनेजमेंट को बोलो जो बैलेंस पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो दे आर सेइंग दैट रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट मिसस्टेटमेंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, या तो आप अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मॉडिफाई करो। सो एवरीवन, इसमें से क्वेश्चंस कितने पॉसिबल हैं, एक तो व्हेन फॉर रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग को इवैल्यूएट कैसे करना है, तो ये सब पॉइंट्स, देन मिसस्टेटमेंट्स के प्रोजेक्शन को लेके पॉइंट्स, इसमें आपका जो डॉट्स किए थे मैंने वो प्रॉपर थियरी आंसर हो सकता है, या तो फिर एमसीक्यूज में भी सेटअप कर सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट एंड स्टफ। बाकी ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स थोड़ा करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू काइंड ऑफ है, एंड एट द एंड अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है विद हिज रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग, देन ही कैन आस्क मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट द मिसस्टेटमेंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड और मॉडिफाई द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑलराइट, तो वो पॉइंट डन। अच्छा, कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे थे जो कहीं पे डिस्कशन के फ्लो में बैठ नहीं रहे थे, दैट इज व्हाई आई पुट इट एट द एंड, करेक्ट। एक है एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, वन ऑफ द मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करेक्ट। पर कैसा है ना, अब आपको स्टैटिस्टिक्स में सिखाने जाओ तो बहुत तकलीफ है, तो जब हम लोग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला टेक्निक्स यूज करते हैं तो टेल मी व्हाट इज द बेस्ट एडवांटेज, कि अगर पॉपुलेशन डबल हो गया तो आपको सैंपल साइज डबल करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट सिलेक्शन करके भी यू कैन कम टू द कंक्लूजन। सो द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग does not increase in proportion to the increase in the size of the area or universe tested। so area universe सर याद नहीं चलेगा, but at least ये point याद रहना चाहिए, that testing may not increase in the same proportion to the increase in the size of the area or universe tested। then the सबसे बड़ा एडवांटेज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का ये है कि वो एक क्लियरली एक्सप्लेनेबल टेक्निक्स है, ऑब्जेक्टिव रहते हो, आप अनबायस्ड रहते हो, एंड एवरी यूनिट हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन एंड यू कैन डिफेंड योरसेल्फ आल्सो बाय प्रूविंग दैट आपने सैंपल कैसे सिलेक्ट किया। देन स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके एक मिनिमम सैंपल साइज आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना चांसेस ऑफ एरर रहेगा तो ये सैंपल साइज, इतना मेरा टॉलरेंस लेवल रहेगा तो ये सैंपल साइज।
एंड देन यू कैन डिसाइड, यू कैन कैलकुलेट कि कितने रिस्क में कितना एरर हो सकता है विद प्रिसिशन। अब सुनो, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में आई कैन नॉट आस्क यू टू, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में आई कैन नॉट आस्क यू टू बाय हार्ट स्टफ, बट इतना तो एटलीस्ट याद रखो, इट प्रोवाइड्स अ मींस फॉर डिराइविंग कैलकुलेटेड रिस्क, करेक्ट। ये थोड़ा कोड वर्ड बेसिस पे याद रख के आगे बढ़ जाओ। एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करके यू कैन गेट अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लार्ज मास ऑफ अ पॉपुलेशन, भले लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शंस भी रहेंगे पर उसका प्रॉपर एनालिसिस हो सकता है। So Tom describes risk. All right. Tom testing may not increase in the same proportion as the increase in the universe tested. Objectivity is more. Minimum sample size calculation easy हो जाता है. रिस्क का कैलकुलेशन एंड करस्पॉन्डिंगली कितना एरर वगैरह अटैच्ड है उसका कैलकुलेशन इजी हो जाता है. एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लार्ज मास ऑफ डेटा हो जाता है. ऑलराइट. सो एटलीस्ट इतने वर्ड्स कीवर्ड्स याद रखोगे, फटाफट दे विल स्टार्ट गिविंग यू द मार्क्स. नाउ कोई भी ऑडिट में मैं सैंपलिंग यूज करूंगा नहीं करूंगा, एंड अगर मैं सैंपलिंग यूज करूंगा तो कितना डेप्थ में जाऊंगा, दिस विल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स. द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैंपलिंग प्लान आर द फॉलोइंग. करेक्ट. सो यू सी दिस कॉन्फिडेंस 3, एक कॉन्फिडेंस 3. ऑलराइट. सो कॉन्फिडेंस लेवल. सर व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल? देखो बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल वर्ड है पर इतना समझा देता हूं कि अगर एक अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है, पर एक तरीका ये भी है, अगर 100 का पॉपुलेशन है एंड अगर सैंपल साइज मेरा 5 है, then in that case I am working on 95% confidence level. बिकॉज वो 5 में क्यों वेरीफाई कर रहा हूं? बिकॉज मुझे लग रहा है उसमें एरर्स होंगे, तो बेसिकली बैलेंस 95% को मैं आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट. सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइंड ऑन द पॉपुलेशन. करेक्ट. देन टॉलरेंस लेवल. ये सब डिसाइड करके आपको पता चलता है कितना डेप्थ में आप जाने वाले हो. पर आप सैम्पलिंग यूज करोगे नहीं करोगे ये सब भी डिपेंड होता है ऑन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, एंड आप बुक्स के ऊपर रिलायंस रख सकते हो नहीं कर रख सकते उसके बेसिस पे. So that is why I've said confidence 3, size of the organization, internal control, reliability of the records, and T for tolerable range of error. Correct. So confidence 3, these are the factors to be considered for deciding upon the extent of checking on a sampling plan. Congratulations, congratulations. आपका एक बहुत ही अच्छा technical topic is over within 1 hour. Alright, within 60 minutes. Okay. Now एक बहुत ही simple topic है. ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ऑलराइट. एनालिटिकल प्रोसीजर्स का चलो फटाफट खत्म करना है और यहाँ पे टाइम सेव करना है. रेशियोज, कंपैरिजंस, ट्रेंड एनालिसिस. करेक्ट. अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो रेशियोज, कंपैरिजंस, ट्रेंड एनालिसिस का टेक्निक है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त, तो ऐसे बेसिक्स रिवाइज करके आओ भाई, मैंने तभी भी बताया था. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त यानी कि जब आप एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हो, at that point of time भी ratios, comparisons and trend analysis का टेक्निक यूज हो सकता है. and the technique can also be used when you are performing further audit procedures. All right. So for risk assessment procedure, for further audit procedures, for both the procedures ये टेक्निक यूज हो सकता है. मैं प्रूव करके दिखाता हूं. Risk assessment procedure as per SA 315 when I'm trying to find out the risk of material misstatement. Okay. Sir, for example, लेट अस से अगर प्रॉफिट का मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है एंड मैनेजर रेम्यूनरेशन इंक्रीज हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. लास्ट 5 इयर्स का मैंने एनालिसिस किया, इनका प्रॉफिट का मार्जिन एकदम डिक्लाइन हो रहा है एंड बट अभी वो लोग नेक्स्ट ईयर में दे आर गोइंग टू अप्लाई फॉर फंडिंग. तो फंडिंग जब वो लोग अप्लाई करेंगे तो देन कैन देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ ओवर वैल्यूएशन, मैनिपुलेशन ओवर देयर. यस सर, यस सर, यस सर. तो भाई ऐसे भी हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ये जो रेशियोज, कंपैरिजंस, ट्रेंड एनालिसिस का यूज कर हम लोग रिस्क फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. ये पॉइंट चैप्टर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में एक्सप्लेन किया गया है. लेकिन ये जो मॉड्यूल का चैप्टर है, चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसके अंदर आपको बताया जाता है दैट हाउ टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यानी एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग स्टेज कैसे यूज करना है. सर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मेरे जीएसटी का फिगर दूं तो आप टर्नओवर प्रेडिक्ट कर सकते हो. यस सर. तो ये आप मेरे टर्नओवर जीएसटी करंट ईयर को टेस्ट कर रहे हो. देन एट द एंड ऑफ द ऑडिट करंट ईयर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह के लिए आप रेशियोज कैलकुलेट करते हो कंप्लीशन स्टेजेस पे. यस सर. तो जब टेस्टिंग एंड कंप्लीशन स्टेजेस, वन मोर टाइम, जब टेस्टिंग एंड कंप्लीशन स्टेजेस पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज होता है तब जाके हम लोग बोलते हैं वी आर इन एसए 520. लेट मी टेल यू, ऐसे 520 का टाइटल बहुत मिसलीडिंग है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो आपको लगता है कि जितना भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स का डिस्कशन है, रेशियोज, कंपैरिजंस, ट्रेंड एनालिसिस, एवरीथिंग इज देयर इन ऐसे 520. दैट इज रॉन्ग. ऐसे 520 टीचेस यू दैट हाउ टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स ड्यूरिंग द टेस्टिंग एंड कंप्लीशन स्टेजेस ऑफ ऑडिट.
लेकिन वही एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज जब रिस्क असेसमेंट के लिए होता है टू फाइंड आउट व्हाट कैन गो रॉन्ग, हाउ मच कैन गो रॉन्ग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ऑलराइट, तब उसको हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर रिस्क असेसमेंट अंडर एसए 315। सो वन मोर टाइम बोलो, बाय हार्ट करो, अभी लॉजिक एक्सप्लेन हो गया, अभी बाय हार्ट करो। रिस्क असेसमेंट के लिए जब एनालिटिकल प्रोसीजर यूज होता है तो एसए 315, लेकिन जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की तरह यानी टेस्टिंग स्टेज में जब वो यूज होता है, टेस्टिंग एंड कंप्लीशन स्टेजेस में, ऑलराइट, एंड देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी से वी आर इन एसए 520। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर। बस पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करना था। तो पहले तो उन्होंने एनालिटिकल प्रोसीजर का डेफिनेशन दिया हुआ है, वही सर हम लोग लिख देंगे रेशियोस, कंपैरिजन, स्टैंडर्ड एनालिसिस। नहीं नहीं नहीं, बोलने का इट इज इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल थ्रू इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बट कैसे? थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। सो व्हाट इज प्लॉजिबल रिलेशनशिप? टेल मी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कौन सा रेशियो है? अरे ऐसा कोई रेशियो ही नहीं है ना। प्लॉजिबल रिलेशनशिप मींस लॉजिकल रिलेशनशिप। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स लॉजिकल, सैलरी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लॉजिकल, करेक्ट, स्टॉक टर्नओवर लॉजिकल, करेक्ट। सो एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, लॉजिकल रिलेशनशिप among both financial and non financial data। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, सैलरी वर्सेस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डेटा होता है दैट इज फाइनेंशियल डेटा, बाकी जो भी आप डेटा एनालिसिस करते हो दैट इज नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो सैलरी वर्सेस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ऑलराइट, दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। एनालिटिकल प्रोसीजर आल्सो कवर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कब करना पड़ेगा? जब आपको फ्लक्चुएशंस मिलते हैं, ऐसे रेशियोस, रिलेशनशिप्स मिलते हैं जो इनकंसिस्टेंट है या जो डिफरेंट है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। सो आईडी के केस में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, इनकंसिस्टेंसी या डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, डिफरेंस बट ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। सर रिलेशनशिप वर्ड क्या होता है? अरे ये सेल्स, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब रिलेशनशिप हुआ ना, ऑलराइट, ओके। सो एवरीवन मुझे पूरा डेफिनेशन एक साथ बोलो। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। बोलो, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। इन्वेस्टिगेशन कब करना पड़ेगा? इन केस ऑफ आईडी इनकंसिस्टेंसी एंड डिफरेंसेस ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। पर जो फ्लक्चुएशंस दिखते हैं, रिलेशनशिप्स ऐसी दिखती है व्हिच इंडिकेट्स आईडी। ऑलराइट, डन 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 डन। तो ऐसे 520 के हिसाब से मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ऐसे 520 के हिसाब से मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑलराइट। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्टिंग स्टेज में उसका यूज करना, एंड देन एट द एंड कंप्लीशन स्टेजेस में भी उसका यूज करना। जीएसटी टर्नओवर वगैरह जो किया आपने टेस्टिंग स्टेज में यूज कर रहे हो। सैलरी वर्सेस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, फटाफट मैराथन चल रहा है इसलिए। सैलरी वर्सेस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो आप कर रहे हो वो आप टेस्टिंग स्टेज में यूज कर रहे हो, करेक्ट। कंप्लीशन स्टेज में ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियोज, परफॉर्मेंस वगैरह। तो नियर द एंड ऑफ द ऑडिट भी हम लोग यूज करते हैं सो दैट मुझे एक ओवरऑल कंक्लूजन मिले टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। Now this they had tested in May 22, करेक्ट और इनकरेक्ट। वैसे तो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी एग्जाम में कुछ ना कुछ कहीं ना कोई तरीके से वो लोग टेस्ट करते ही है, ऑलराइट, यस 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 यस। बाद में एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपैरिजंस जो हम लोग करते हैं एंड रेशियो एनालिसिस जो करते हैं उसके एग्जांपल्स है। प्लीज एंश्योर दैट यू आर रीडिंग दिस। कंपैरिजंस के केस में प्रायर पीरियड के साथ कंपैरिजन होता है, बजट के साथ कंपैरिजन होता है, इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन होता है, तो बिप, ऑलराइट। एंड रिलेशनशिप्स में रिलेशनशिप्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, ये सब रिलेशनशिप्स है। तो अमॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सैलरी वर्सेस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा और एक दूसरा डेटा, सो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देन दे आर जस्ट सेइंग दैट कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह में भी हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, ऑलराइट, बट दैट्स ओके। Thus we can say that जितने भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, खास करके जो कंपैरिजंस है वो इतने टाइप्स में डिवाइड होती है। क्लाइंट इंडस्ट्री का कंपैरिजन, क्लाइंट का प्रायर पीरियड के साथ कंपैरिजन, देन क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के साथ कंपैरिजन, क्लाइंट का ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपैरिजंस, एंड क्लाइंट का डेटा विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ कंपैरिजंस, ऑलराइट। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस। तो या तो आपको लोग बोलेंगे सेग्रीगेटेड इनटू फॉलोइंग मेजर टाइप्स, तो ये, फिर वो लोग बोलेंगे एग्जाम्पल, कंपैरिजंस के एग्जाम्पल दो तो ये बिप्स, रिलेशनशिप्स के एग्जाम्पल दो तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड देन फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। ये दो मेजर पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने विद एग्जांपल्स। तो ये क्लियरली सेट ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें फुल मार्क्स ही लाने हैं आपको इन द टॉपिक ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देन जितना भी ओवरऑल टेस्ट ऑडिटर करता है इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मेकिंग इंटरफर्म, यानी कि दो अलग अलग एंटिटीज इन द सेम इंडस्ट्री, करेक्ट।
एंड इंट्रा फर्म यानी कि एंटिटी के अंदर अंदर ही ब्रांच का कंपैरिजन एंड स्टफ, सो विद इन द एंटिटीज, विद इन द एंटिटी इटसेल्फ, ऑलराइट, सो टू एंटिटीज विद इन द सेम इंडस्ट्री एंड इंटरफर्म विद इन द एंटिटी इटसेल्फ, ब्रांच सब्सिडरीज वगैरह का कंपैरिजन। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, लेकिन जो सबसे टेक्निकल कंटेंट है ये एसएमओ यही पेज है, सो प्लीज बी केयरफुल। When designing and performing substantive analytical procedure, ऑडिटर को फॉलोइंग चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, ऑलराइट, या तो लोग बोल सकते हैं व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, कौन सा स्टेप्स टू बी टेकन, ऑलराइट, ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं when designing and performing substantive analytical procedures। तो एवरीवन बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। टेल मी, इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस अगर मुझे वेरीफाई करना है, फटाफट एक्सप्लेन करूंगा बट थोड़ा स्लोली एग्जांपल सुन लो। जब इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस मुझे वेरीफाई करना है, देन आई विल हैव टू गो फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। आई कैन नॉट जस्ट वेरीफाइड बाय एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रेशियोज कंपैरिजन से कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन वैल्यूएशन वगैरह के लिए मैं रेशियोज कंपैरिजन यूज करूंगा, ऑलराइट। लेकिन अगर रिस्क बहुत हाई है, समझो फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत कुछ है, तो खाली रेशियोज कंपैरिजन से खत्म नहीं करूंगा, उसके अंदर मैं इनवॉइसेस वगैरह डिटेल में भी जाऊंगा। तो आपको सबसे पहला डिसीजन लेना पड़ता है, सबसे पहला प्रिकॉशन, सबसे पहला स्टेप लेना पड़ता है टू डिटरमाइन वेदर जो भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हो, वेदर इट इज गोइंग टू बी सूटेबल फॉर अ गिवन असर्शन, whether it is going to be suitable for a given assertion. So I need to determine the suitability. I need to determine the suitability. I need to determine the suitability. All right. So it depends upon suitability जो भी है, it will depend upon पहले तो मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूं, नेचर ऑफ असर्शन। जैसे एग्जिस्टेंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर यूज नहीं हो सकता, लेकिन वैल्यूएशन के लिए यूज हो सकता है। देन क्या वो एक्चुअली इफेक्टिव होगा, वैल्यूएशन के लिए करो ना, इफेक्टिव होगा। जीएसटी टर्नओवर रिलेशनशिप एनालाइज करो ना, इफेक्टिव होगा, करेक्ट। एंड देन ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ऑलराइट। एंड ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व्ड, बिकॉज अगर रिस्क बहुत हाई है देन आई कैन नॉट जस्ट रिलाई अपॉन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, आई विल हैव टू परफॉर्म मोर प्रोसीजर्स। ओके, याद रखना ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हाई। अरे नहीं नहीं, इफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, एनालिटिकल प्रोसीजर से काफी कुछ ज्यादा और करना पड़ेगा, ऑलराइट। सो एवरीवन, it will depend upon the assertion that you are verifying, the item that you are verifying, उसके अंदर exactly क्या कर रहे हो, फिर कितना इफेक्टिव होगा वो, ऑलराइट, कितना इफेक्टिव होगा वो, एंड कितना अश्योरेंस दे पाएगा वो, कितना अश्योरेंस दे पाएगा वो, एंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड, ऑलराइट, ओवर देयर। सो प्लीज बी केयरफुल। आरए वगैरह भी कर सकते हो इसके अंदर, कोड वर्ड। इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। भाई तू एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म तो करेगा, बट क्या डेटा रिलायबल है तेरे पास? जैसे कि यूएस कंपनी बैलेंस शीट सीधा इंडिया कंपनी बैलेंस शीट के साथ टैली कंपेयर नहीं कर सकते, तो इवन कंपैरिजन होना चाहिए, बिकॉज अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बना होगा। देन सिर्फ क्लाइंट के इंटरनल डेटा को लेकर कंपैरिजन नहीं कर सकते, इंडस्ट्री का डेटा भी लेना चाहिए। सो बॉस, यू हैव टू एनालाइज वेदर जो भी डेटा आप यूज करने वाले रिलायबल तो है ना। सो एवरीवन ओवर हियर, रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, वन ऑफ देयर रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, ऑलराइट। ये रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा डिपेंड्स अपॉन SCNC2, या तो ऐसे याद रखो, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल द इंटरनल। कंपेरेबिलिटी वर्ड बहुत यूनिक है यहाँ पे, इट शुड बी कंपेरेबल। लॉजिकल इंफॉर्मेशन भी तो होना चाहिए ना। ऐसे वो लोग ने बता दिया हमको कि भाई ये हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का गोल है, गोल तो भाई मैं बोलता हूं मेरा अंबानी बनने का गोल है, करेक्ट। मुझे बताओ कि आपका जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस क्या था, जिसके हिसाब से एक्चुअल क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, लॉजिकल इंफॉर्मेशन भी तो होना चाहिए। कंट्रोल्स ओवर द इंफॉर्मेशन, इंटरनल कंट्रोल अगर इफेक्टिव रहेगा तो इंटरनल रिकॉर्ड्स रिलायबल रहेगा, एंड आई विल एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटा। सो सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड कंट्रोल्स, 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 these things will determine whether the data I'm using for analytical procedure is reliable or not। and सुनो, जिंदगी में रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन ही गलत है तो बहुत हर्ट हो जाओगे आप। ये लाइफ लेसन नहीं दे रहा हूं, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, प्रिकॉशंस टू बी टेकन में। सो डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज and evaluate whether expectation is sufficiently precise। all right boss, advertisement, research expenses, करेक्ट, ये सब ऐसी चीजें है ना जो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो इसका ना कोई आप ऐसा एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं कर सकते कि ये अमाउंट अप्रोक्सीमेटली रिकॉर्ड होना चाहिए था इधर, बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस। परचेस, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सैलरी, ये ऐसे एरियाज है जहां पे आप क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हो कि ब्रॉडली अप्रोक्सीमेटली इतना अमाउंट होना चाहिए, करेक्ट। सो बॉस, इतना अच्छे से चीजों को प्रेडिक्ट कर पाओगे, उसके हिसाब से डिपेंड होगा कि वेदर यू आर एबल टू सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। देन बॉस, जितने ज्यादा ब्रेकअप होते हैं ना लाइफ में, उतना ज्यादा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हो आप। बेसिकली मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा ब्रेकअप फॉर्म में, करेक्ट,
जैसे कि परचेज, डोमेस्टिक परचेज, देन इंपोर्ट क्या हुआ है, देन रिलेटेड पार्टी के साथ कितना परचेज हुआ है, अदर्स के साथ कितना हुआ है, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, जो जितना अपने पास ब्रेकअप अवेलेबल होगा उतना अच्छे से रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सेट कर पाएंगे। ऑलराइट, सो डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, और इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी तो होना चाहिए टू सेट एक्सपेक्टेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सो एक्यूरेट, डिग्री, अवेलेबल, लेकिन तीनों के साथ साथ वर्ड्स याद रखना, एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शन, डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको अल्टरनेटिवली ऐसा कोड सेट करना है तो भी कर सकते हो, प्रेडिक्शन, डिसएग्रीगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो पीडीआई, पिड वगैरह, डिप, ऐसा भी कोड सेट कर सकते हो। ओके ओके, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती, बट देन इफ इट इज अ माइनर डिफरेंस यू कैन जस्ट इग्नोर इट, राइट। तो भाई अगर आप 19.5 एक्सपेक्ट कर रहे थे और 20 एक्चुअल आउटकम आया तो इसका इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस of the recorded amounts, difference of the recorded amounts from the expected values that is acceptable without further investigation. Obviously it will be depending upon कि आपके हिसाब से material amounts क्या है, right? So shred, और मेरे को यही फ्लो चाहिए, पहले तो सूटेबल है कि नहीं फॉर असर्शन, बिकॉज अगर सूटेबल ही नहीं है तो आगे की बात नहीं होती। रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा रिलायबल है कि नहीं, एक्सपेक्टेशन शुड बी रीजनेबल, ऑलराइट, एंड डिफरेंस जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस सेट करना पड़ेगा विच इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यस सर, यस सर, यस सर। ऑलराइट, सो वी आर ऑन दिस पॉइंट ऑफ श्रेड। Okay, these are the precautions to be taken, steps to be taken when you are performing analytical procedures. Okay, now over here everyone, ऐसा भी आ सकता है आपके पास, factors to be considered for substantive analytical procedures. सर ये क्या है यार इसे? Sir, how is this question different from the previous one? Actually ना, ये अलग बहुत क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, अलग सेट ऑफ पॉइंट्स दे दिए, लेकिन आप देखोगे तो टैली होगा ऊपर वाले आंसर्स के साथ। ऑलराइट, सो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सोर्स ऑफ डिस्टिल्ड पानी, इसलिए कोड देना पड़ा ना, ये तो देखो एकदम लॉजिकल था। ऑलराइट, अगर ये सेम चीज लिख दोगे तो भी आपका आधा से ज्यादा टैली हो जाएगा, तो आपको अलग से याद नहीं रखना, और ये लिखोगे आप देन ऑल्सो इट इज फाइन, बट अगर यार उनके हिसाब से थोड़ा लिखो तो मजा आएगा, नथिंग एल्स। सो सोर्स ऑफ डिस्टिल्ड पानी, डिस्टिल्ड वाटर हो तो मजा आता है, करेक्ट, उसका सोर्स देखना पड़ेगा। तो सोर्स ऑफ डेटा, अब ये रिलायबिलिटी वाला पॉइंट है। ऑलराइट, तो ऊपर का है रिलायबिलिटी वाला पॉइंट, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, सबको पता है दैट एक्सटर्नल डेटा इज मोर रिलायबल देन इंटरनल। डिसएग्रीगेशन, अब ये पॉइंट इधर से उठा लिया इन्होंने, तो जितना ज्यादा डिसएग्रीगेशन रहेगा उतना रीजनेबली चीजों का प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्रेडिक्टेबिलिटी, रेगुलर आइटम्स जो होती है पीएनएल आइटम्स, उसमें भी जो रूटीन आइटम्स हैं इट कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड, लेकिन रिसर्च वगैरह का एक्सपेंस यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। ऑलराइट, अकाउंट टाइप, वही मैं आपको बोला कि यार जो कुछ अकाउंट टाइप पे अच्छे से एनालिटिकल प्रोसीजर एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे कि यू टॉक अबाउट परचेज, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, बट कुछ अकाउंट टाइप पे यू कैन नॉट जस्ट परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स लाइक जस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड स्टफ। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, नेचर ऑफ असर्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री पे नहीं हो सकता लेकिन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे हो सकता है। Inherent risk, what can go wrong in the financial statements? Basically, you can also use risk of material misstatement, because if risk of material misstatement is high, then we cannot rely only on analytical procedures. बस ये एक ही पेज में जो बोला था आपको टेक्निकल था, लेकिन आई होप विद लॉजिकल कंसेप्ट्स मैंने आपको समझा दिया ये। सो सोर्स ऑफ डिस्टिल्ड पानी, लुक एट दिस, सोर्स ऑफ डिस्टिल्ड से डिसएग्रीगेशन एंड पानी। ऑलराइट, और या इफ यू पुट डेटा देन यू कैन आल्सो पुट डपनी, नबडी वगैरह, ऐसा भी कर सकते हो, पदनी। ओके, डन। सो प्लीज बी केयरफुल ओवर हियर, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा इस तरीके से ये फ्लो में लिखो तो इट इज बेटर, और वही उनको ये सब हेड पॉइंट्स दिख गए, एक लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया, दे विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, सो एवरीवन, कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं? एक तो प्रिकॉशन स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ऑलराइट, तो एक तो ये 4 पॉइंट ऐसा आंसर, फिर एक के अंदर ओवर हियर 1, तो एक ये पूरा क्वेश्चन। ऑलराइट, फिर ये 2, 3, 4th क्वेश्चन, और ये 5th क्वेश्चन। ओ, सो अराउंड 5 पॉसिबल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस दैट वी आर सीइंग ओवर हियर। ऑलराइट, यस सर। ऑलराइट, देन वो लोग बोलेंगे टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो? सबको पता है भाई, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस यूज कर सकते हो, करेक्ट। पर ये दोनों बच्चे क्लिक नहीं होता, रीजनेबलनेस टेस्ट। वेदर रीजनेबलनेस टेस्ट में ना प्रायर पीरियड का कुछ नहीं देखते हम, एज पर करंट ईयर ऑपरेशंस, क्या करंट ईयर के इनकम एक्सपेंस रीजनेबल लग रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर में हम देख रहे हैं होटल ऑक्यूपेंसी रेट 40% है, और रेवेन्यू जो रिकॉर्ड हुआ है
करेक्ट। रेवेन्यू जो रिकॉर्ड हुआ है, वो रेवेन्यू का अगर हम लोग एवरेज निकाले तो ऐसा लग रहा है 80% ऑक्यूपेंसी पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है। इतना रेवेन्यू तो 40% ऑक्यूपेंसी पे हो ही नहीं सकता, रीजनेबल नहीं लग रहा है। सो रीजनेबलनेस टेस्ट इज अबाउट करंट ईयर ऑपरेशंस के अगेंस्ट करंट ईयर के इनकम, एक्सपेंड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, करेक्ट। ये सब चीजें रीजनेबल लग रही है कि नहीं लग रही है। So this analytical procedure does not rely on events of prior period but upon non-financial data for the audit period under consideration। यानी करंट ईयर के ऑपरेशंस के हिसाब से, करंट ईयर ऑप्स के हिसाब से, करंट ईयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट, करेक्ट। ये जो टेस्ट होता है वो नॉर्मली जो मूविंग आइटम्स होते हैं जैसे इनकम, एक्सपेंस, पीएनएल आइटम्स, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, यहाँ पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। दिस टेस्ट आर जनरली मोर एप्लीकेबल टू इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स एंड सर्टेन अक्रूवल और प्रीपेमेंट अकाउंट्स। ऑलराइट। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में मॉडलिंग टूल यानी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। अब आपको क्या लग रहा है, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन केस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आपको क्या लग रहा है, एक फॉर्मूला के बेसिस पे वो लोग एस्टिमेट करते हैं, थोड़ी अंदर तक डेप्थ में जाके देख के आते हैं। सो कोई ना कोई मॉडलिंग टूल, स्टैटिस्टिकल मॉडल वगैरह यूज करते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रायर पीरियड टू प्रेडिक्ट करंट अकाउंट बैलेंसेस। ऐसा भी होता है जैसे लाइन डायग्राम वगैरह भी होता है, करेक्ट। सो लीनियर रिग्रेशन, लाइन डायग्राम्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, करेक्ट। स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस सबको पता है, बस मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंड एनालिसिस में थोड़ा बताना उनको कि भाई एक 2 और मोर प्रायर पीरियड का ट्रेंड लिया जाता है एंड खास करके ये चेक किया जाता है वेदर करंट ईयर आइटम इज फॉलोइंग द ट्रेंड और इट इज चेंजिंग द ट्रेंड, और अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसके रीजंस। ऑलराइट। एंड रेशियो एनालिसिस एवरीवन नोज, असेट, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस सब पे एप्लीकेबल हो सकता है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द लॉजिकल रेशियोज, करेक्ट, इन ऑर्डर टू डिराइव रिलायबल कंक्लूजंस। ऑलराइट। टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्लानिंग स्टेज में यूज हो सकता है, टेस्टिंग स्टेज में यूज हो सकता है, कंप्लीशन स्टेज में यूज हो सकता है, बस इतना ही उन्होंने बोला है, बट यू कैन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जैसे प्लानिंग फेज में मैंने आपको करके दिखाया ना स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में, आई मीन ये जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज रिस्क असेसमेंट एंड एज फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आपने ट्रेंड एनालिसिस किया ना, एग्जांपल चलो लिखाई देता हूं अगर याद नहीं है तो। ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो आपने किया वो हम लोग नॉर्मली प्लानिंग स्टेज में करते हैं। टेस्टिंग स्टेज में सैलरी वर्सेस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, देन करंट ईयर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पूरा रेशियो एनालिसिस, करेक्ट। सो प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज एंड कंप्लीशन फेज, तीनों फेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स एप्लीकेबल हो सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन कब करना पड़ता है, व्हेन देयर आर फ्लक्चुएशंस या रिलेशनशिप्स जिसमें आईडी दिख रहा है, इनकंसिस्टेंसीज, डिफरेंसेस ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। ऑलराइट, तो ये लैंग्वेज फ्लक्चुएशंस, रिलेशनशिप्स जिसमें आईडी दिख रहा है, then in that case इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस फ्रॉम द मैनेजमेंट। शायद मैनेजमेंट के पास कुछ लॉजिकल रीजंस हो एंड आप यूं ही टेंशन ले रहे हो। सो ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट द डिफरेंसेस बाय इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड obtaining appropriate audit evidence relevant to management's responsibility and the way in which they have prepared the data and stuff. All right. If management is unable to provide an explanation, then in that case you please perform additional procedures. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay. तो ये याद रखना, ये भी उनका मॉड्यूल क्वेश्चन है ये पूरा पॉइंट। कंसिडरेशन इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। बॉस अगर आप देखो जो नॉर्मल एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो कमर्शियल एंटिटीज में एप्लीकेबल होते हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में यू जस्ट कैन नॉट कॉपी पेस्ट अप्लाई द लॉजिक्स ओवर देयर। फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल कमर्शियल एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो एंड पिछले 10 साल से लॉस में है, देन इट डेवलप्स थ्रेट टू देयर गोइंग कंसर्न, आपको पता चल जाता है। हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट इंडियन रेलवेज, वो तो कितने सालों से लॉस में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गोइंग कंसर्न इज अंडर मटेरियल अनसर्टेनिटी? नो। तो वही मैं बोल रहा हूं आपको कि जो नॉन कमर्शियल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज होती है, बेस्ट एग्जांपल इज ऑडिट ऑफ इंडियन रेलवेज, उसमें जो नॉर्मल लॉजिक्स होता है एनालिटिकल प्रोसीजर के वो अप्लाई नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज उनका जो पर्पस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, प्लस उनका जो अकाउंटिंग होता है दैट इज ऑल्सो लिटिल डिफरेंट। यस, आपको पता है इंडियन रेलवेज में भले बड़े बड़े अगर वो लोग एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं तो भी उसको रिपेयर्स मेंटेनेंस के हेड में जाने देते हैं, बिकॉज उनके बजट में ऐसा होता है कि ये रिपेयर्स मेंटेनेंस में इतना करना है। इट इज पॉसिबल कि कुछ कुछ रिपेयर्स में शायद उन्होंने इकोनॉमिक कैपेसिटी भी इंक्रीज कर दिया हो, बट फिर भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे एंड उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाने देंगे। सो अकाउंटिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। प्लस इंडस्ट्री का डेटा अवेलेबल नहीं होता ना, इंडस्ट्री का डेटा इज नॉट अवेलेबल। अब इंडियन रेलवेज इटसेल्फ इज इंडस्ट्री एंड इट इज इटसेल्फ एन एंटिटी आल्सो, करेक्ट? समझ में आ रहा है? तो ये सब रीजंस की वजह से नॉर्मल एनालिटिकल प्रोसीजर के लॉजिक एप्लीकेबल नहीं हो सकते। इनफैक्ट यहां पे अलग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होता ऐसा नहीं है, पर नॉर्मल लॉजिक्स एप्लीकेबल नहीं होते। ओवर हियर यू कैन परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर लाइक व्हाट इज द एक्चुअल वर्सेस बजटेड, ऐसा एनालिटिकल प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट,
सो एवरीवन, आई वुड रिक्वेस्ट दैट अगर ये पैराग्राफ आप मॉड्यूल से पढ़ो तो बेटर है, थोड़ा अच्छे से पता चलता है। बाकी ये जो पॉइंट्स मैंने बोले वो उन्होंने 3-4 पॉइंट्स में दिया है। कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। यस सर, यस सर, यस सर। नाउ विद दिस वी आर ऑल्सो डन विद द रिविजन ऑफ द टॉपिक ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इट्स अ वेरी सिंपल इजी टू गो टॉपिक जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो बताना था आपको कि जैसे आपको कोई भी आइटम दे दिया और बोलेंगे इसको वेरीफाई करो बट बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, जैसे ऑडिट ऑफ इन्वेंटरी बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, तो फिर उसमें सारे ऑल द पॉइंट्स शुड बी विद रिस्पेक्ट टू रेशियोज कंपैरिजन। जो भी इन्वेंटरी को लेके रेशियोज कंपैरिजन का पॉइंट आता है वही लिखो। टेस्टिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी वगैरह वो सब नहीं लिखने का, बिकॉज दैट इज नॉट एन एनालिटिकल प्रोसीजर। बस एक यही टिप देना था। एंड विद दैट वी एंड अवर रिविजन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो।